ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में आज देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए। तो देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म में आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक भी देखेंगे किसमें, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन क्या है? अगर क्या हो जाए, कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप रिप्लेस हो जाए किसी अनोदर एटम या ग्रुप से, तो वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस हो तो कहलाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और कोई न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हो तो वो कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर हम बात करें बेंजीन की, तो देखिए, जिसमें क्या होगा, जहां कहीं भी डबल बॉन्ड होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, या कह सकते हैं पाई बॉन्ड होंगे, जिस भी कंपाउंड में पाई बॉन्ड होते हैं वो जनरली क्या दिखाता है, एडिशन रिएक्शन। जनरली मतलब अधिकतर केसों में वो क्या दिखाएगा, एडिशन रिएक्शन। बात करें बेंजीन की या एरोमेटिक की, तो बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, डीलोकलाइज करते रहते हैं, जिन्हें क्या बोले, पाई इलेक्ट्रॉन की बजाय क्या कहें, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कहें। तो पाई बॉन्ड, बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन दिखानी चाहिए, मगर बेंजीन क्या है, नॉर्मली एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाती। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो पाई, बेंजीन के जो पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज हो गए रेजोनेंस में, और रेजोनेंस में डीलोकलाइज होने के बाद भी क्या हो गए, साथ में एक और एडिशनल बात हो गई कि वो एरोमराइज हो गए। तो बेंजीन के जो पाई बॉन्ड है वो क्या हो गए, एरोमेटिक गेन, एरोमेटिसिटी गेन करने में क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए, कह सकते हैं एरोमेटिसिटी में क्या हो गए, इन्वॉल्व। और जो इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो जाएगा, अब वो किसी रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो बेंजीन क्या है, तो देखिए, अगर हम बात करें तो बेंजीन के पास क्या है, पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड है तो ये एडिशन रिएक्शन दिखानी चाहिए, मगर ये एडिशन नहीं दिखाती। जनरली क्या दिखाती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों नहीं दिखाती? क्योंकि बेंजीन के जो पाई बॉन्ड है वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो चुके हैं, या कह सकते हैं डीलोकलाइज हो गए किसमें, एरोमेटिसिटी में। रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है, साथ में एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो गए। अब ये अवेलेबल नहीं होंगे किसी भी एडिशन रिएक्शन के लिए। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर किसी एडिशन रिएक्शन के लिए गए तो फिर यहाँ एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, और एरोमेटिसिटी लॉस हो गई तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो ऐसी रिएक्शन वो नहीं दिखाएगा जिससे वो अनस्टेबल हो जाए। क्लियर? तो ये बात तो कंफर्म हुई कि बेंजीन क्या है, बेंजीन पाई बॉन्ड होने के बावजूद भी एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाती, क्योंकि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके जो पाई बॉन्ड है वो एरोमेटिसिटी में चले जाते हैं, वो एडिशन रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो फिर क्या दिखाए, जब एडिशन नहीं हो रही तो ये सब्स्टिट्यूशन दिखाए। अब सब्स्टिट्यूशन भी न्यूक्लियोफिलिक दिखाए कि इलेक्ट्रोफिलिक, तो इसके पास क्या है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके पास जो 3 पाई बॉन्ड थे, 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो इसके पास कहीं ना कहीं एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो खुद बेंजीन कैसे काम करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो कोई न्यूक्लियोफाइल हो तो वो क्या करेगा, अनोदर न्यूक्लियोफाइल को तो क्या करेगा, रिपेल, मगर इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि इसके पास एक्सिस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, या कह सकते हैं 6 डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, और न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो अनोदर इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, अट्रैक्ट, मगर अनोदर न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिपेल। तो न्यूक्लियोफाइल को तो पास नहीं आने देगा, इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट कर लेगा, और इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट करेगा तो कोई इलेक्ट्रोफाइल, अनोदर इलेक्ट्रोफाइल इस पर आकर जुड़ेगा, और इससे एक H प्लस बाहर हो जाएगा, तो H प्लस रिमूव हो जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगी, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर हम क्या करें, इस बेंजीन पे कोई भी एक रीजेंट डालें, रीजेंट क्या है, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल भी जनरेट होगा और एक न्यूक्लियोफाइल भी, ये न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट को तो ये क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, मगर इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट, और इलेक्ट्रोफाइल इस पर जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, तो उसके बाद क्या होगा, इस पर एक H प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव, और वो H प्लस इस A के साथ, A माइनस के साथ कंबाइन हो जाएगा। देखिए, ये ब्रेक होगा E प्लस और A माइनस, ये E प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन पे जाकर अटैक कर जाएगा, क्योंकि बेंजीन इसको क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे इलेक्ट्रोफाइल इस पर अट्रैक्ट होगा तो मगर क्या होगा, एक बैलेंसी जब एक्स्ट्रा बढ़ेगी, जब कोई एटम जाके लगेगा तो एक एटम को रिप्लेस होना जरूरी है बैलेंसी बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे E प्लस जाके जुड़ जाएगा तो उसके बाद H प्लस यहाँ से एक निकलेगा, और वो H प्लस इस A माइनस के साथ क्या बना देगा, HA। ठीक है, और ये फाइनली क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। E प्लस जाके जुड़ जाएगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और H प्लस रिमूव हो जाएगा, और फाइनली ये प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है, जो बेंजीन है, वो क्या दिखाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? एडिशन क्यों नहीं? क्योंकि इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज है या रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और दूसरा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों, न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं? क्योंकि न्यूक्लियो ये खुद कैसे एक्ट करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो ये अनोदर न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए क्या मैकेनिज्म है,
मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो जो रिजेंट हमने डाला है, जैसे इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर भाग जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड फिशन हो जाएगा कैसा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन, एक कैटायन और एक एनायन जनरेट होगा। ये जो कैटायन है ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल्स। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन पर अटैक करेगा, या कह लो कि बेंजीन इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगी, क्योंकि ये खुद न्यूक्लियोफाइल है। तो बस ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक हो जाएगा और H+ यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एक ये कंपाउंड फॉर्म यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा जी। देखिए अब इसमें क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन पर अटैक करता है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये स्लोवेस्ट स्टेप है। इस मैकेनिज्म में जितने भी स्टेप इन्वॉल्व होंगे उनमें सबसे स्लोवेस्ट स्टेप क्या है, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा, सुनिए। स्लोवेस्ट भी क्यों हो रहा है, वैसे तो एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना होता है, मगर फिर भी थोड़ा एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो क्या होगा, इसमें ये स्लो प्रोसेस हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर तो एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। मान लीजिए ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, पाई क्या होगा, बेंजीन इसको पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। कैसे रिलीज करेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर माइनस और इधर प्लस, और यहाँ से माइनस से इलेक्ट्रॉन इस पर रिलीज हो जाएंगे, या कह सकते हैं E+ इस माइनस पा के जुड़ जाएगा। तो देखिए E+ इस माइनस पा के जुड़ गया होगा, तो प्लस माइनस जुड़ जाएंगे और इसका कार्बन कैटायन जनरेट हो जाएगा। ये जो कार्बन कैटायन है, अब इस पे क्या हो जाए, अगर ये यहीं पे क्या कर दूं मैं, A- आके अटैक कर दूं, ये जो रिजेंट का जो एनायनिक पार्ट है, अगर इस एनायनिक न्यूक्लियोफाइल पार्ट को अब इस पर अटैक करा दूं, तो प्लस ये माइनस इस प्लस पर अगर अटैक करके ये प्रोडक्ट बन गया, तो ये प्रोडक्ट हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेंजीन क्या थी, एरोमेटिक थी, और ये क्या हो गया, देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये क्या था, और कितने पेयर थे इसमें, 3 पेयर थे, और 3 पेयर मतलब ऑड पेयर, और ऑड पेयर का मतलब एरोमेटिक। इसमें कितने पेयर रह जाएंगे, 2 पेयर रहेंगे, और 2 पेयर का मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अब नॉन एरोमेटिक, तो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगी, यानी कि ये प्रोडक्ट तो नहीं बनने वाला, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, थर्मोडाइनेमिकली ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। थर्मोडाइनेमिकली क्या है, रिएक्शन जब भी प्रोसीड होती है जब प्रोडक्ट मोर स्टेबल हो, किससे, रिएक्टेंट से। चलिए, तो ये क्या बना, इसमें एक इंटरमीडिएट बना। अब इस इंटरमीडिएट में क्या है, अगर हम बात करें तो ये कार्बन कैटायन जो जनरेट हो रहा है वो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। देखिए चार्ज सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो जैसे ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन इसको रिलीज करेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, बॉन्ड, और प्लस के आ जाएगा इस पर, तो अगली फॉर्म ये हो जाएगी। देखिए इसकी अगली रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ऐसे क्या होगा, ये प्लस अभी भी इसके अगले डबल बॉन्ड के साथ, तो डबल पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो ये इधर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और प्लस पहुंच जाएगा वहाँ। कैसे पहुंचेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और ये माइनस प्लस बॉन्ड बना देंगे, तो ये बॉन्ड बन जाएगा, ये रह जाएगा प्लस। तो कहने का मतलब है प्लस चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर रहा है, इस पे डीलोकलाइज कर रहा है, इन पे, इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक, ये प्लस चार्ज और डबल बॉन्ड क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइज। तो इसकी फाइनल ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। अगर इसकी फाइनल रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए, क्योंकि ये रियल स्ट्रक्चर नहीं होती, तो रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए तो ये डबल बॉन्ड की पोलैरिटी इस कार्बन से लेकर इस कार्बन तक होगी, और प्लस चार्ज भी क्या होगा, सब पे डीलोकलाइज कर रहा होगा, और इसे बोलते हैं वायलेंट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे एक तरीके से क्या है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहलाता है। जब पाई बॉन्ड टूटेगा बेंजीन का, तो ये जो कॉम्प्लेक्स ये कहलाएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और ये कहलाता है, और ये फिलहाल कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक क्योंकि 2 ही पाई बॉन्ड रह गए, इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गए, तो कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। और ये इसे बोलते हैं, तो इसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। और ये क्या बोलते हैं, इसे अरेनियम कॉम्प्लेक्स। क्या है, अरेनियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अरेनियम मतलब एरोमेटिक के लिए आया, तो एरेनियम कॉम्प्लेक्स। ठीक, और ये क्या है, फिलहाल अभी क्या था, नॉन एरोमेटिक है, मगर रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और ये क्या होगा, इसकी फाइनल रियल स्ट्रक्चर देखें तो ना ये होगी ना ये होगी, कैसी होगी, ये इसकी रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये क्या कहलाता है, वायलेंट कॉम्प्लेक्स इसे बोल सकते हैं, या अरेनियम कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। चलिए खैर, अब इस पे क्या होगा, जब ये कॉम्प्लेक्स ये बन जाएगा, इस पे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इस पर नहीं करेगा। तो अरेनियम कॉम्प्लेक्स पे ये कह सकते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स पे जो न्यूक्लियोफाइल था वो अटैक नहीं करेगा। अब इस इलेक्ट्रोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक। ये एक बेस की तरह काम करेगा। तो क्या होगा, और ये कैसे काम करेगा, एक बेस की तरह, ऐसा नहीं कि इस पे जाके जुड़ जाएगा इस प्लस पे, यहां से ये अगर हम देखिए डायरेक्ट इस पे जाके जुड़ गया तो कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये अगर ये किसी कार्बन कैटायन पे जाके कोई नेगेटिव किसी कार्बन कैटायन पे जाके जुड़ रहा है तो कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। मगर यहाँ पे A- न्यूक्लियोफाइल नहीं, बेस की तरह काम करेगा। अगर इसने न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करा तो इस पे जाके जुड़ जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, जो क्या है, हाईली अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा, जो A- है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट न करके बेस की तरह एक्ट करेगा। और जब कोई भी एनायन बेस की तरह एक्ट करता है
तो किसको अटैक करता है, वो कार्बन कैटायन को अटैक नहीं करता, वो किसको करता है, H+ को। तो ये क्या करेगा, H+ यहां से खींचेगा, जैसे ही यहां से H, ये बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा किसकी तरफ, इसकी तरफ, ये बनेगा माइनस और ये बन जाएगा H+ को ये बेस ले जाएगा, क्या अंदर डाल देगा Ha, और ये माइनस और ये प्लस वापस बॉन्ड बना के क्या बना देंगे, इसको एरोमेटिक। तो फाइनली क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो गया, E+ आके जुड़ जाएगा और H+ बाहर निकल गया होगा। ये कहलाएगी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें जो इंटरमीडिएट है वो कौन है, एरोनियम आयन, एरेनियम आयन बोलते हैं या वायलेंट कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, और ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी इसको बोलते हैं। और ये क्या होगा, और इस केस में ये जो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वो स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मगर जब H+ निकल के भागता है वो स्टेप रेट में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और रेट में इन्वॉल्व नहीं है तो अब इस बात पे फर्क नहीं पड़ेगा कि यहां से हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटॉप रिमूव हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन आइसोटॉपिक पे डिपेंड नहीं करेगी, आइसोटॉपिक इफेक्ट इसको इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब यहां से H+ निकले कि D+ निकले कि T+ निकले, क्योंकि ये स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। जब इस पूरी ओवरऑल रिएक्शन का रेट बताया जाएगा तो इस स्टेप का जो रेट है वही पूरी रिएक्शन का रेट होगा। किसी भी रिएक्शन में जो क्या होगा, जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और इस स्टेप के रेट को ही पूरी रिएक्शन का रेट माना जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस रेट स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है। तो यहां से H+ निकले कि D+ निकले कि T+ निकले, वो बात इफेक्ट नहीं करेगी उसके रेट पे। क्लियर होगी बात? चलिए देखिए, तो कह रहे इन स्लो स्टेप अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द फिनाइल रिंग टेक प्लेस ड्यू टू विच एरेनियम कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। ये कह रहा है स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है इस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, जो स्लोवेस्ट स्टेप है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग वाला। इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग वाला जो स्टेप है वो स्लोवेस्ट स्टेप है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक होने से जो एरोनियम इंटरमीडिएट क्या होता है, जनरेट होता है। तो इन स्लोवेस्ट स्टेप में क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन फिनाइल रिंग। तो स्लोवेस्ट स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है फिनाइल रिंग पे, फिनाइल रिंग टेक प्लेस ड्यू टू विच एरेनियम कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, जिससे क्या है, एक एरेनियम कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है, फॉर्म होता है एज ए इंटरमीडिएट। चलिए, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखिए ई मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, एस मतलब सब्स्टिट्यूशन, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट कैसे पता करेंगे, रिएक्शन फास्ट है कि स्लो है। तो देखिए, बेंजीन क्या कर रही है, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कर रही है अपने पास। जो स्लोवेस्ट स्टेप यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है बेंजीन पे, या ऐसे कहें कि बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। और बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट कब करेगी, जितना क्या होगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बेंजीन पे, या कह सकते हैं जितनी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी बेंजीन की, तो बेंजीन पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी स्ट्रांगली क्या करेगी, वो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगी, और जितनी स्ट्रांगली इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगी उतनी जल्दी वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और उतनी रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। क्लियर? तो ये बात डिपेंड करेगी कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी ज्यादा है, पहली बात। अब बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे कौन, बेंजीन रिंग पे फिनाइल रिंग पे जो ग्रुप लग रहे होंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाला ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला ग्रुप है तो वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा। मतलब +M +H +I वाले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे फिनाइल रिंग पे, और -M -H -I वाले क्या कर देंगे, विड्रॉ कर देंगे। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो डायरेक्टली होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द फिनाइल रिंग, ठीक। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी स्ट्रांगली क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, उतनी रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ अरेनियम आयन, और ये इसमें जो अरेनियम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने के बाद जो अरेनियम आयन बनता है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इन दोनों बातों पर डिपेंड करेगी, एक तो फिनाइल रिंग पे कितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, और जो अरेनियम आयन बनेगा वो कितना ज्यादा मोर स्टेबल हो रहा है। तो दूसरा, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ अरेनियम आयन, या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, जो भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको। दूसरा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो फिनाइल रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, जिससे रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, यहाँ फिनाइल रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देंगे, जिससे रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर? चलिए, दूसरा ये कह रहा है जनरली इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन CH बॉन्ड डज नॉट ब्रोकन इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
ये कह रहा है जनरली जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें जो CH बॉन्ड की ब्रोकन है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं होती। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल पे, और CH बॉन्ड जो ब्रेकिंग है वो उससे अगले स्टेप में आता है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं आता। तो कह रहा है जनरली इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन CH बॉन्ड डज नॉट ब्रोकन इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, देयरफॉर आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट जनरली ऑब्जर्व। तो इसमें आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया जाता। मतलब आइसोटोपिक इफेक्ट मतलब जैसे बेंजीन भी 3 तरह के हो सकते हैं, जैसे C6H6, C6D6, C6 और T6 हो जाए तो बात हो जाएगी कि बताइए किस में रिएक्शन फास्ट होगी, कि C6H6 में फास्ट होगी, कि C6D6 में फास्ट होगी, कि C6T6 में फास्ट होगी। तो ऑलमोस्ट तीनों में क्या होगी, सेम, क्योंकि C और H, C और D, C और T वाला जो बॉन्ड ब्रेकन है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा के एच का या के डी का या के टी का, वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम। चलिए अब जरा इसका क्या देख लें, आप एनर्जी प्रोफाइल देख लें। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर हम देख लें तो इस केस में क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल थी और ये क्या है, बेंजीन थी, और बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा था, अटैक। तो ये क्या कहलाएंगे, यही तो रीजेंट कहलाता है। देखिए किसी भी रिएक्शन में 2 पार्ट होते हैं, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट में 2 पार्ट होंगे, एक रिएजेंट और एक तो कहलाता है सबस्ट्रेट और एक कहलाता है रिएजेंट। सबस्ट्रेट वो है जिस पर अटैकिंग होती है और रिएजेंट वो होता है जो अटैक करता है। ठीक है, चलिए इनका एनर्जी लेवल ये है, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी है और ये रिएक्शन प्रोग्रेस हो रही है इधर। तो ये क्या, मान लीजिए यहाँ पे इनिशियली एनर्जी लेवल ये है रिएक्टेंट का। अब इसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगी, एक इंटरमीडिएट बनेगा, मगर इंटरमीडिएट बनने से पहले क्या बनती है, एक ट्रांजिशन स्टेट। मैंने आपको समझाया भी एक लास्ट लेक्चर में। तो देखिए इसमें क्या होगा, तो जब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा तो पहले क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है वो आपको पता ही है कि क्या हो रहा होता है, यहाँ का बॉन्ड टूट रहा होता है और यहाँ का बॉन्ड बन रहा होता है। ठीक है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसे बोलेंगे TS। और फाइनली क्या हो जाएगा, इसमें एक इंटरमीडिएट जनरेट हो जाएगा, कौन, एरेनियम आयन, या बोलते हैं इसे वायलेंट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वायलेंट कॉम्प्लेक्स, सिम्बा कॉम्प्लेक्स, इस टाइप से बोल सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, अब फिर दोबारा से अब दूसरा स्टेप होगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, H+ निकलेगा और H+ निकलेगा और वापस क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड। पहले E+, पहले स्टेप में E+ अटैक हुआ और आपका H+ निकल जाएगा। ठीक है, तो आपके फिर दोबारा से स्टेप होगा, एक दूसरी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप की ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगी TS2 और ये पहले स्टेप की ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगी TS1। और ये फाइनली क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तो E एंटर कर गया होगा और H+ बाहर निकल गया होगा। उस H+ ने A- की पे क्या कर लिया होगा, रिएक्शन। और ध्यान दे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो हम रीजेंट डाल रहे हैं उसमें 2 सब्सटेंस प्रेजेंट हो रहे थे, E+ और A-। जो A- है वो किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह। जब बेस की तरह काम कर रहा है तभी तो H+ ले गया यहाँ से। आगे बात समझ में, अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता तो फिर तो एक बॉन्ड पे E लग जाती, एक बॉन्ड पे A लग जाता, अब ये क्या हो जाता, नॉन एरोमेटिक हो जाता। चलिए, तो अब इसमें खास बात यह है कि ये जो इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट क्या कर सकता है, इधर प्रोडक्ट की तरफ को भी भाग सकता है और एक इधर रिएक्टेंट की तरफ को भी भाग सकता है। अब ये इंटरमीडिएट इधर को प्रोडक्ट को में कन्वर्ट हो जाए या वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो डिपेंड करेगा इन ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी पे, इन एक्टिवेशन एनर्जी पे। इस ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है या इसकी। अगर मान लीजिए इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो ये ग्राफ, ये एनर्जी ज्यादा होगी, ये एनर्जी कम होगी, तो इंटरमीडिएट कहां भाग जाएगा, प्रोडक्ट में। तो ये किसके फेवर में होगा, फॉरवर्ड के फेवर में, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। अगर क्या होगा, अगर T2 बड़ी हो, TS2 बड़ी हो जाए और TS1 छोटी हो जाए, तो ये रिएक्टेंट, तो ये इंटरमीडिएट वापस किस में भाग जाएगा, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी और प्रोडक्ट के लिए ज्यादा हो जाएगी। और अगर ये TS दोनों क्या हो जाए, अगर ये दोनों का लेवल सेम हो जाए तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती है और बैकवर्ड भी, तो उस केस में रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सेबल। आगे बात समझ में। तो अगर TS1 बहुत बड़ी है किससे, TS1 से, तो इस केस में रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन भाग जाएगी और कैसी हो जाएगी, इरिवर्सेबल। अगर TS1 और TS2 ऑलमोस्ट सेम हुए तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, इरिवर्सेबल, वो फॉरवर्ड भी जा सकती है और बैकवर्ड भी। और अगर मान लीजिए TS2 बहुत बड़ी हो गई किससे, TS1 से, तो बस इंटरमीडिएट कहां भाग जाएगा, वापस चला जाएगा रिएक्टेंट पर और ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रिवर्सेबल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, मतलब क्या हो जाएगी, बैकवर्ड फेवर में। तो अगर ये ज्यादा है तो फॉरवर्ड फेवर में होगी और ये ज्यादा है तो बैकवर्ड फेवर में हो जाएगी। दोनों लगभग सेम है तो फिर वो क्या हो जाएगी, रिवर्सेबल रिएक्शन होगी, वो फॉरवर्ड भी जाएगी और रिएक्टेंट है, क्योंकि कुछ अमाउंट प्रोडक्ट बन जाएगा और कुछ अमाउंट रिएक्टेंट, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी मूव करेगी और बैकवर्ड भी। तो डिपेंड करेगा किस पे, ट्रांजिशन स्टेट की जो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो देखिए, तो डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कैन बी यूज फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ
रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। तो ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है उनका जो डिफरेंस है वो हमें बताएगा कि रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी को और इरिवर्सिबिलिटी को। क्लियर? देखिए, इफ कैसे डिसाइड करेगी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी? इफ एनर्जी ऑफ TS1 ग्रेटर है किससे? TS2 से, देन रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर पहली ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा है किससे? सेकंड से। दोनों दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में तो इंटरमीडिएट होता है। अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा की तरफ नहीं भागेगा, किसकी तरफ भाग जाएगा? कम वाली की तरफ। तो इसके ऊपर को उतर के क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर्ड हो जाएगी। इस केस में K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से बड़ी, मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट का कम। इफ दोनों ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाए? सेम। दोनों ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ऑलमोस्ट क्या हो जाए? सेम। तो इंटरमीडिएट इनके मिडिल में होता है, तो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, इसको भी क्रॉस कर सकता है और इसको भी क्रॉस कर सकता है। तो देन रिएक्शन विल बी रिवर्सेबल इन नेचर। तो इस केस में रिएक्शन रिवर्सेबल हो जाएगी, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। तो यानी कि कह सकते हैं इस केस में K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। यहाँ इफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट लेस हो गया है किससे? सेकंड ट्रांजिशन स्टेट से, देन रिएक्शन विल बी मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों? इंटरमीडिएट यहां होगा, ये एनर्जी गैप ज्यादा है तो वो क्या होगा? इंटरमीडिएट कहां भाग जाएगा? कम एनर्जी गैप पे भाग जाएगा। ये एनर्जी ज्यादा है तो इसको क्रॉस ना करके इसको क्रॉस कर जाएगा, और इसको क्रॉस कर गया तो क्या हो जाएगा? बैकवर्ड चला जाएगा। तो इस केस में रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवरवर्ड हो जाएगी, और इस केस में प्रोडक्ट कम होगा, रिएक्टेंट ज्यादा होगा। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस केस में 1 से छोटी हो जाएगी। ठीक है, देखिए एक्टिवेशन ग्रुप क्या है, एक्टिवेटेड ग्रुप क्या है? देखिए कौन एक्टिवेटेड ग्रुप होगा? फिनाइल रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। एक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब जो रिएक्टिविटी को बढ़ा दे, किसकी? फिनाइल रिंग की। तो ऐसा ग्रुप जो क्या करे? फिनाइल रिंग पे क्या कर दे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे। जो फिनाइल रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो फिनाइल रिंग की क्या हो जाएगी? रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। किसके लिए? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। या फिर ऐसे कहें, ऐसा ग्रुप जो क्या करे, जिसके फिनाइल रिंग पे लगने से फिनाइल रिंग पे जो रिएक्टिविटी है, जो एक्टिविटी है, जो रिएक्टिविटी है, कह सकते हैं रेट है रिएक्शन का, वो बेंजीन से क्या हो जाए? अधिक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट है वो प्योर बेंजीन से अधिक हो जाए। किसमें? अगर फिनाइल रिंग पे कोई फिनाइल रिंग पे कोई ग्रुप लगाने से अगर उसका जो रेट है वो बेंजीन के कंपेरिजन में हाई हो जाता है, किसके लिए? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, तो वो ग्रुप क्या कहलाएगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएगा। तो दो तरीके से आप पहचान सकते हैं, ऐसा ग्रुप जो क्या कर दे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनाइल रिंग पे बढ़ा दे, या कह सकते हैं ऐसा ग्रुप जिसके लगने से फिनाइल रिंग की क्या हो जाए? रिएक्टिविटी बेंजीन के कंपेरिजन में क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप। और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेटिंग। मतलब ऐसा ग्रुप जो क्या कर दे? फिनाइल रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दे, या कह सकते हैं ऐसा ग्रुप जिसके लगने से बेंजीन की जो रिएक्टिविटी है वो प्योर बेंजीन से क्या हो जाए? कम हो जाए। किसके लिए? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो देखिए, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है? विच इंक्रीज ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन स्मॉल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये कह रहा है विच इंक्रीज ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द फिनाइल रिंग आर नोन एज एक्टिवेटिंग ग्रुप। जो ऐसा ग्रुप जो ओवरऑल क्या करे? फिनाइल रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे, वो क्या कहलाएगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएगा। द ग्रुप विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कंपेरिजन ऑफ बेंजीन एज नोन एज एक्टिवेटिंग ग्रुप। या ऐसा ग्रुप जो क्या करे? रेट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे, किसके कंपेरिजन? बेंजीन के कंपेरिजन, वो क्या कहलाएगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप। चलिए, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है? विच डिक्रीज ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द फिनाइल रिंग। जो फिनाइल रिंग पे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर दे? डिक्रीज कर दे। तो विच डिक्रीज ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन फिनाइल रिंग आर नोन एज आर नोन एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। वो क्या कहलाएगा? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अच्छा, ये ओवरऑल वर्ड क्यों लिख रहा है? ओवरऑल वर्ड इसलिए लिख रहा है क्योंकि एक ही ग्रुप वो अलग अलग इफेक्ट दिखा सकते हैं, प्लस भी दिखा सकते हैं, माइनस भी। जैसे हेलोजन की बात कर लें, हेलोजन अगर हम बात करें तो वो क्या दिखाएगा? प्लस आई भी दिखाएगा, और वो प्लस एम भी दिखाएगा, और माइनस आई भी दिखाएगा। तो प्लस एम और माइनस आई दोनों का ओवरऑल इफेक्ट निकाल के देखिए कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई कि घट गई। तो जो एक्टिविटी है या डीएक्टिविटी है, मतलब रिएक्टिविटी किससे डिसाइड होती है? ओवरऑल इफेक्ट से, ग्रुप के ओवरऑल इफेक्ट से डिसाइड होती है। मतलब इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन तीनों इफेक्ट का रिजल्टेंट निकाल के जो फाइनल आएगा कि फाइनल ओवरऑल ग्रुप
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। मगर जो डायरेक्टिंग नेचर होती है कि इलेक्ट्रोफाइल कहां जाके लगेगा, ऑर्थो पैरा पे या मेटा पे, वो सिर्फ और सिर्फ कौन कवर करता है, वो सिर्फ मेसोमेरिक इफेक्ट करता है। अगर प्लस एम हुआ तो ऑर्थो पैरा और माइनस एम हुआ तो मेटा डायरेक्टिंग। तो जो डायरेक्टिंग नेचर है वो सिर्फ कौन डिसाइड करता है, मेसोमेरिक इफेक्ट। मगर जो एक्टिविटी है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है या रिएक्टिविटी है किसी भी फिनाइल रिंग की, वो कौन डिसाइड करेगा, ओवरऑल ग्रुप का इफेक्ट। ग्रुप का जो ओवरऑल इफेक्ट होगा उससे डिसाइड होगी। चलिए, जैसे अगर बात करें हैलोजन के केस में, मेसोमेरिक था प्लस एम और इंडक्टिव था माइनस, और हैलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है मेसोमेरिक से, तो ओवरऑल इफेक्ट कैसा आ गया, माइनस। और ओवरऑल माइनस आ गया तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मगर डीएक्टिवेटिंग होने के बाद अगर हम बात करें डायरेक्टिंग नेचर, तो डायरेक्टिंग नेचर तो किससे डिसाइड होगी, वो तो सिर्फ प्लस एम से होगी, उसमें तो माइनस आई को हटा के एक तरफ रख दो और प्लस एम कहेगा कि ऑर्थो पैरा भेज दो। आगे बात समझ में नहीं। चलिए, तो डीएक्टिवेटिंग समझ गए, जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। या कह सकते हैं द ग्रुप विच डिक्रीज रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कंपैरिजन ऑफ बेंजीन आर नोन एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ऐसा ग्रुप जो क्या कर दे, रेट को क्या कर दे, घटा दे एज कंपेरिजन टू बेंजीन, वो क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। नॉट पॉइंट क्या है, ये कह रहा है एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग नेचर इज डिसाइडेड बाय द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द ग्रुप। ग्रुप का जो ओवरऑल इफेक्ट है उससे डिसाइड होगी कि वो ग्रुप एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है। तो किसी भी ग्रुप की एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग नेचर वो उसके ओवरऑल इफेक्ट से कंसीडर्ड होगी। जैसे कि कह सकते हैं कॉन्जुगेशन, मतलब मेसोमेरिक और हाइपोकॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन दोनों ही कॉन्जुगेशन इफेक्ट होते हैं। तो कॉन्जुगेशन मतलब मेसोमेरिक और हाइपोकॉन्जुगेशन एज वेल एज इंडक्टिव, कि तीनों इफेक्ट को रिजल्ट हम देखेंगे, उसका जो तीनों इफेक्ट का जो रिजल्ट आएगा उससे डिसाइड होगा कि वो एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है। तीनों इफेक्ट कौन कौन से हो गए, मेसोमेरिक, हाइपरकॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो डायरेक्टली होगी एक्टिवेटिंग पावर ऑफ ग्रुप। ये तो हमें पता है कि एक्टिवेटिंग जो भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, रिएक्शन को क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देंगे। मगर इस पे भी डिपेंड करेगा कि कौन से ग्रुप के, अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, दो एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, तो फिर डिसाइड करेगा किस एक्टिवेटिंग ग्रुप की पावर ज्यादा है। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डायरेक्शन होगी एक्टिवेटिंग ग्रुप की, और एक्टिवेटिंग ग्रुप में भी क्या होगा, एक्टिवेटिंग पावर ऑफ ग्रुप, जो भी ग्रुप ज्यादा पावर का होगा। या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डीएक्टिवेटिंग पावर ऑफ ग्रुप। देखिए, प्रॉब्लम लेते हैं, वहां से समझ में आ जाएगी सारी बातें। ये कह रहा है क्लासीफाई द एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये हमें करना है, क्लासीफाई करना है कि ये ग्रुप है, अगर इन ग्रुप को उठा के फिनाइल रिंग पे लगा दिया जाए तो वो एक्टिवेटिंग होंगे कि डीएक्टिवेटिंग होंगे। तो देखिए, ये है O माइनस। अगर हम O माइनस की बात करें तो पहले तो देखते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, फिर उसके बाद हाइपरकॉन्जुगेशन और लास्ट में वीक होता है इंडक्टिव। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इफेक्ट को देखा करो। तो मेसोमेरिक की बात करें तो पहला एटम पे नेगेटिव चार्ज है, अगर पहले एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या दिखाएगा, प्लस है। बात कर ले इंडक्टिव की, तो इंडक्टिव क्या होगा, अगर कोई भी एनायनिक है जिस पे भी माइनस है वो तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो क्या दिखाएगा, प्लस आई। ठीक है, चलिए, अगर ये न्यूट्रल होता तो इसका क्या होता, माइनस आई होता, क्योंकि ओ एटम सी और एच क्या दिखाते हैं, प्लस आई, बाकी सब क्या दिखा देंगे, कोई सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप प्लस आई दिखाता था, बाकी सब माइनस आई। मगर कौन कौन, तो प्लस आई कौन कौन दिखाते हैं, अगर कोई भी सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप हो या कोई भी एनायनिक हो, माइनस होगा तो फिर तो इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस आई। तो मेसोमेरिक भी प्लस है और इंडक्टिव भी प्लस है, दोनों ही प्लस हैं, तो दोनों ओवरऑल इफेक्ट भी क्या होगा, प्लस, और बल्कि दोनों प्लस। रिजल्टेंट जो इफेक्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग एक हाई प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेसोमेरिक भी प्लस और इंडक्टिव प्लस, तो ये क्या कहलाएगा, एक्टिवेटिंग। यहां देखिए, अगर हम बात करें, ये है फ्री वैलेंट गुड वैलेंसी। फ्री वैलेंट वैलेंसी का पहला एटम क्या है, डबल बॉन्डेड है, किसके साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। अगर पहला एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्डेड हुआ तो वो क्या दिखाएगा, माइनस एम। और माइनस एम तो मेसोमेरिक तो हो गया माइनस। ओवरऑल इस इफेक्ट का इंडक्टिव देखूं तो इंडक्टिव क्या हो गया, कार्बन के अलावा अगर कोई भी क्या है, सैचुरेटेड कार्बन के अलावा अगर कोई और भी और एटम आ जाता है तो माइनस आई होगा। तो ओवरऑल क्या हो गया, ओ एटम आ गया तो माइनस आई। ठीक है, तो इसमें मेसोमेरिक माइनस और इंडक्टिव भी क्या है, माइनस, तो ओवरऑल इफेक्ट भी क्या आएगा, माइनस, तो ये क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट सी की बात करें, ये है ग्रुप का पहला एटम, क्योंकि यहाँ फ्री वैलेंसी लगी, देखिए फ्री वैलेंट एटम कौन है, नाइट्रोजन, क्योंकि इसी पे फ्री वैलेंसी लगी है। तो पहला एटम क्या है, ये पहले एटम पे लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या दिखाएगा, प्लस एम। बात करें इसके इंडक्टिव की, ओवरऑल इंडक्टिव की बात करें तो ओवरऑल इंडक्टिव कैसा होगा, माइनस, क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा 9 एटम आ चुके हैं। ठीक है, तो ये माइनस आई, तो इसका प्लस है, मेसोमेरिक प्लस और इंडक्टिव माइनस है, मगर मेसोमेरिक प्लस अधिक होता है किससे, इंडक्टिव से। तो इस केस में प्लस में बड़ा इफेक्ट होगा किससे, माइनस आई से। तो ओवरऑल इफेक्ट कैसा आ जाएगा, प्लस, और प्लस आ जाएगा तो एक्टिवेटिंग।
यहाँ देखिए हैलोजन, हैलोजन के केस में अगर पहला टर्म देखूं तो पहला टर्म हैलोजन है और हैलोजन पे क्या होते हैं लोन पेयर, लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो प्लस है। और अगर हैलोजन का इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो वो कैसा होता है माइनस आई। ओवरऑल इफेक्ट देखें तो मीजोमेरिक तो प्लस और इंडक्टिव माइनस है, मगर हैलोजन के केस में क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है मीजोमेरिक से, हैलोजन के केस में माइनस आई स्ट्रॉन्ग होता है प्लस एम से। तो ये अलग केस था, ठीक है। रीजन मैंने आपको बताया था 2p 3p 2p 4p 2p 5p में बैक बॉन्डिंग आसानी से नहीं हो पाती, इसलिए मीजोमेरिक कमजोर पड़ जाता था। और क्या हो सकता जैसे एस ओ एच प्लस एम दिखाएगा और प्लस एम ज़्यादा होता है माइनस आई से, मगर एस एच की बात करो तो सल्फर फिर थर्ड बैलेंट का हो गया और 3 बैलेंस पीरियड का हो गया, 3p और 2p के बीच में बॉन्ड बैक बॉन्डिंग नहीं पाई बॉन्ड नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाता था वहाँ भी मीजोमेरिक वीक हो जाता है। तो एस एच के केस में भी क्या होगा इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग हो जाता है किससे मीजोमेरिक से। एक और ग्रुप है एनओ, एनओ प्लस एम भी दिखा सकता है माइनस एम भी पहली बात तो, और उसमें ओवरऑल इफेक्ट ध्यान रखना एनओ के केस में भी इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग हो जाता है मीजोमेरिक से। चलिए खैर, तो फिलहाल हैलोजन कोई भी हैलोजन हो और एसएच हो और एन हो, ये ग्रुप क्या होंगे, ये ऐसे ग्रुप हैं जिनका इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है मीजोमेरिक से। तो इसमें मीजोमेरिक प्लस था इंडक्टिव माइनस था, मगर इसमें इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग होता है तो ओवरऑल माइनस माइनस बड़ा होगा किससे प्लस से, तो ओवरऑल क्या आएगा माइनस और माइनस आएगा तो डीएक्टिवेटिंग। या देखिए SO3H, एस तो अगर इसको ओपन करूंगा तो एस डबल बॉन्ड ओ आएगा और पहला एटम डबल बॉन्डेड हो गया मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के साथ, तो क्या दिखाएगा माइनस एम। और इंडक्टिव बात करूं तो ओवरऑल क्या होगा माइनस, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा दो अनोदर एटम आ गए, अनोदर एटम आ जाएंगे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, तो क्या दिखाएगा माइनस आई। चलिए, तो ये दो ओवरऑल दोनों ही इफेक्ट माइनस और माइनस है, तो ओवरऑल भी क्या हो गया माइनस, और ओवरऑल माइनस हो जाएगा तो डीएक्टिवेटिंग। यहाँ देखिए पहला एटम ट्रिपल बॉन्डेड है किससे मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से, तो क्या दिखाएगा माइनस एम। और इंडक्टिव की बात करूं तो क्या होगा माइनस आई, तो ओवरऑल दोनों ही माइनस है तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा माइनस और माइनस आएगा तो क्या होगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। यहाँ देखिए अगर मैं मीजोमेरिक तो इसमें होगा नहीं क्योंकि पहले टर्म पे ना लोन पेयर है ना डबल बॉन्ड है, तो पहले टर्म पे फिर क्या देखो ये ग्रुप होगा तो इस पे अल्फा एच है और अल्फा एच है तो क्या दिखाएगा ये प्लस आई, वो प्लस एच और प्लस एच और साथ में इंडक्टिव देखूं तो प्लस आई, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी प्लस और इंडक्टिव भी प्लस, तो ओवरऑल क्या होगा प्लस और ओवरऑल प्लस होगा तो एक्टिवेटिंग। यहाँ देखिए ये पहले टर्म कार्बन है और कार्बन पे ना तो लोन पेयर है ना कोई क्या है डबल बॉन्ड है, तो ना तो प्लस एम दिखाएगा ना माइनस एम। बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन की तो इस कार्बन पे क्या है अल्फा हेलोजन है और अल्फा जब हेलोजन होती है तो माइनस एच होता है, और इंडक्टिव की बात करूं तो हेलोजन आ गई तो ओवरऑल क्या होगा माइनस, तो माइनस आई माइनस एच ओवरऑल इफेक्ट क्या हो गया माइनस, तो ओवरऑल विड्रॉइंग ग्रुप हो गया और विड्रॉइंग हो गया तो क्या हो गया क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। क्लियर होगी बात। चलिए यहाँ देखिए पहला एटम ओ है और ओ पे क्या है लोन पर, लोन पर होंगे तो लोन पर डोनेट करके क्या दिखाएगा प्लस है। और इंडक्टिव की बात करूं तो इसमें CH3 है मगर CH3 के साथ में क्या आ गया ओ आ गया, ओ आ गया तो क्या दिखाएगा माइनस आई। तो मीजोमेरिक तो प्लस है इंडक्टिव माइनस है, मगर मीजोमेरिक स्ट्रॉन्ग होता है इंडक्टिव से। कुछ ही केस होते हैं जहां पे इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो मैंने अभी बताया आपको, हेलोजन और NO और एक SH थायोल, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल कैसा आएगा प्लस, क्योंकि मीजो प्लस एम बड़ा होगा किससे माइनस आई से, तो ओवरऑल रह जाएगा प्लस और प्लस होगा तो क्या हो जाएगा एक्टिवेटिंग ग्रुप। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कह रहा है कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, बताइए किसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगी, या कह सकते हैं कौन सा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट दिखाएगा, या कह सकते हैं कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो मोर रिएक्टिव है किसके टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन कंपाउंड की बतानी है। तो देखिए ये फिनाइल रिंग है बेंजीन, इस पर कोई ग्रुप है ही नहीं, इस पे ग्रुप लगा और ये कैसा है, अगर पहला एटम देखूं तो लोन पेयर है तो ये प्लस एम दिखाएगा, ओवरऑल प्लस कहलाएगा। यहाँ देखिए जब मीजोमेरिक आ गया तो इंडक्टिव के कंपेयर करने की जरूरत नहीं क्योंकि मीजोमेरिक स्ट्रॉन्ग होता है इंडक्टिव से, कभी कब देखेंगे वो तो जब हेलोजन आ जाएगी। यहाँ पे ओवरऑल पहले एटम पे माइनस आ गया तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस एम है। चलिए पहला एटम क्या है सिंगल बॉन्डेड है और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, पहले एटम पे ना तो लोन पेयर है ना डबल बॉन्ड है, तो ये मीजोमेरिक तो दिखाएगा नहीं, तो फिर क्या देखोगे हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन कैसा इसमें आएगा इसमें प्लस एच, क्योंकि अल्फा एच है तो ये प्लस एच दिखाएगा। यहाँ देखिए इसमें बात करूं तो हेलोजन है, हेलोजन के केस में लोन पेयर होंगे तो प्लस एम दिखाएगा, मगर मीजोमेरिक हेलोजन के केस में वीक होता है तो इसलिए मीजोमेरिक से पहले किसको देखो इंडक्टिव को, और इंडक्टिव हेलोजन का कैसा होगा माइनस आई, तो ये ओवरऑल क्या हो गया माइनस डीएक्टिवेटिंग हो गया। यहाँ देखिए NO2, तो NO2 में मीजोमेरिक देखेंगे N डबल बॉन्ड O आएगा, जब खोलूंगा इसको तो N डबल बॉन्ड आएगा तो ये माइनस एम, और माइनस एम है तो क्या हो गया डीएक्टिवेटिंग। चलिए तो ये क्या हुआ, इस पे तो कोई ग्रुप है ही नहीं, ये एक्टिवेटिंग हो गया था प्लस एम से, ये एक्टिवेटिंग हो गया था प्लस एम से, ये एक्टिवेटिंग हो गया था प्लस एच से, ये डीएक्टिवेटिंग हो गया था माइनस आई से, ये डीएक्टिवेटिंग हो गया था माइनस एम से। तो पहले तो कौन आएंगे एक्टिवेटिंग वाले, तो B C D तो पहले होंगे, B C D तो मोर रिएक्टिव होंगे किससे
डीएक्टिवेटिंग वाले से, तो पहले तो आएंगे एक्टिवेटिंग वाले प्लस एम वाले, उसके बाद आएगा जीरो इफेक्ट वाला, और उसके बाद आएगा ये माइनस वाले। ठीक, अब बात करें, अगर हम बात करें इन प्लस एम में, तो प्लस एम में बी सी डी में पहले कौन आएगा, तो जिसका ये भी प्लस एम, ये भी प्लस एम, ये भी प्लस, ये प्लस एच, तो प्लस एच से तो पहले कौन आएंगे, प्लस एम, तो पहले तो बी और सी आएंगे। बी और सी में भी प्लस एम ज्यादा किसका होगा, जिसमें माइनस आ गया। माइनस आ गया तो उससे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेट कोई करेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल है, वो एनाइनिक है। तो इसका प्लस एम सबसे ज्यादा है, तो सी सबसे पहले, उसके बाद बी, और बाद में डी आएगा, क्योंकि प्लस एम पहले आएंगे, प्लस एच बाद में, उसके बाद आ गया न्यूट्रल वाला। अब आएंगे ये माइनस वाले, अब माइनस में भी ये माइनस आई है और ये माइनस एम है, तो जितना माइनस एम क्या होगा, इस माइनस एम का माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा किससे, आई से, तो जितना ज्यादा माइनस होगा उतना लेस रिएक्टिव हो जाएगा, तो एफ सबसे लास्ट में आएगा, पहले माइनस आई आ जाएगा, बाद में माइनस एम आएगा। क्लियर होगी बात। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं होता कुछ भी, प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, मतलब आपको अच्छे से सोचने पे मजबूर करेगा, आपको खुश करेगा। जब आप इसे सोच के क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या करेगा, जब आप सोचते हैं तो आपको लगता है, तो जब आप उसको सोच लेते हो, उसकी क्वेश्चन में जो बात है उस बात को पकड़ लेते हो, तो खुशी देता है। जो क्वेश्चन खुशी दे वो अच्छा। आगे बात समझ में, हमारे जीवन में लाइफ में कौन अच्छा है हमारे लिए, जो खुशी दे। पैसा हमें खुशी दे देता है तो अच्छा है ना, मन मर्जी जो चाहे वो ले लो भाई। अगर जेब में, आपकी जेब में 2000 का नोट रखा है, तो 2000 नोट का मतलब क्या है, बहुत सारी आइसक्रीम रखी, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक रखी, ठीक है, बहुत कुछ रखा है समझ लीजिए। आप क्या कर सकते हैं, उससे उससे अच्छे कपड़े भी खरीद सकते हैं, ठीक है, अच्छा जूस पी सकते हैं, अच्छी पेंसिल खरीद सकते हैं, अच्छी चॉकलेट खरीद सकते हैं, कुछ भी, मतलब 2000 का नोट रखा जेब में, मतलब बहुत कुछ रखा है। आप बहुत कुछ जेब में रख के घूम रहे, इसलिए वो आपको अच्छा लगता है। आगे बात समझ में नहीं, क्योंकि आइसक्रीम चॉकलेट आपको खुशी देती है खाने में। यहाँ देखिए इधर, इसमें बात करें तो ये सेम वही रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। अगर इस ग्रुप का पहला एटम देखूं, तो ग्रुप का पहला एटम क्या होगा, पहला एटम कौन, जो बेंजीन से जुड़ा है, तो ग्रुप का पहला एटम सिंगल बॉन्ड एन है, और एन पे क्या होता है, लोन पेयर, वो क्या दिखाएगा, लोन पेयर डोनेट करेगा तो प्लस एम। इसका देखिए, इस ग्रुप का पहला एटम डबल बॉन्डेड है, मोर इलेक्ट्रॉन अगले एटम के साथ, तो माइनस एम। इस ग्रुप का पहला एटम नाइट्रोजन है और सिंगल बॉन्डेड है, लोन पेयर है, तो क्या दिखाएगा, प्लस एम। इसका पहला एटम डबल बॉन्डेड है तो माइनस एम, तो ये माइनस एम वाले, ये प्लस एम वाले, तो पहले तो कौन आएंगे, प्लस एम वाले, तो ए और सी तो पहले आएगा, बी और डी बाद में आएगा, क्योंकि उसमें माइनस एम है, इसमें प्लस एम है। अब इनमें बात करिए, इसका जो प्लस एम है, ये बेंजीन के साथ तो प्लस एम है, मगर साथ इसका जो लोन पेयर, देखिए लोन पेयर सिंगल डबल, वो इसके साथ में और कॉन्जुगेशन में है। ये जो सीओ ग्रुप है, ये माइनस एम दिखाएगा इस बेंजीन के लिए नहीं, इस एन के लिए दिखाएगा। तो ये एन का बेंजीन के लिए जो प्लस एम है, इसका जो लोन पेयर है वो क्रॉस कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, इस बेंजीन के साथ भी कॉन्जुगेशन में और उसके साथ भी कॉन्जुगेशन में। तो ये जो माइनस एम इफेक्ट है इसके लिए, ये थोड़ा सा इसके इफेक्ट को कम कर देगा। अगर ये एन का इफेक्ट इस बेंजीन पे कितना था, 100 था, तो इस माइनस एम ने थोड़ा सा कम कर दिया होगा, मान लीजिए 95 कर दिया, 5% घटा दिया होगा, ठीक है। यहां देखिए, इस एन का लोन पेयर सिर्फ इस बेंजीन को डोनेट कर रहा है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड के साथ ही कॉन्जुगेशन में नहीं है, क्योंकि 2 सिंगल बॉन्ड आ गए। देखिए लोन पेयर सिंगल सिंगल, तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये सिंपल नॉर्मल कॉन्जुगेशन है। तो इस एन का प्लस एम प्योर प्लस एम है, जबकि उस एन का जो प्लस एम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा इस सीओ के साथ। ये कह सकते हैं माइनस एम इसके प्लस एम को थोड़ा सा कैंसिल कर लेगा। अगर ये 100% है तो वो 95%, तो इसलिए ज्यादा प्लस एम किसमें हो गया, इसमें, क्योंकि वहां क्रॉस कॉन्जुगेशन आ गया। क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या कर देगा, इफेक्ट को कम कर देगा। इसका जो लोन पेयर, इसके साथ भी कॉन्जुगेशन, उसके साथ भी, तो इसका ध्यान थोड़ा सा भटक जाएगा, जैसे आप लोगों का भटक जाता है, केवल और केवल पढ़ाई में नहीं रहता। ठीक, चलिए, तो पहले कौन आ गया, सी, पहले आ गया सी, बाद में ए। अब इन दोनों की बात करें, ये भी माइनस एम है, ये भी माइनस एम है, मगर यहां देखिए इस माइनस एम के साथ में जो एन, ये पहला एटम है लोन पेयर, इस एन पे क्या होगा, लोन पेयर, इसका लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, तो ये प्लस एम से इसके माइनस एम को क्या करेगा, थोड़ा सा कम। ये डबल सी डबल बॉन्ड ओ इस बेंजीन के लिए माइनस एम दिखा रहा है, मगर ये बराबर वाला जो एन है, इस एन का लोन पेयर भी इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, तो इसका जो माइनस एम है वो इसके लिए भी माइनस एम होगा, इसके लिए भी। तो कह सकते हैं ये सी डबल बॉन्ड हो इस एन के लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, ये जो इसका प्लस एम है वो थोड़े से इसके माइनस एम को कैंसिल कर लेगा। जबकि इसमें सी डबल बॉन्ड होकर ये एन का लोन पेयर प्लस एन नहीं दिखा सकता, क्योंकि बीच में 2 सिंगल बॉन्ड आ गए। देखिए डबल सिंगल सिंगल, तब लोन पेयर आएगा।
तो ये क्या है, ये प्लस एम से इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा, जबकि उसमें ये एन इसके लिए प्लस एम दिखा रहा है, जिससे इसके माइनस एम को थोड़ा सा कैंसिल कर लेगा। यहाँ नहीं कैंसिल कर पाएगा, यहाँ तो ये उल्टा माइनस आई दिखाएगा। तो इस केस में क्या है, इस केस में माइनस एम थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि ये एन इसके अपने लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में देके इसको इसके एम को कम कर लेगा। भाई ये इलेक्ट्रॉन माइनस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन छीन रहा है इससे, तो यहाँ से बेंजीन से भी ले सकता है और इससे भी ले सकता है। तो ये एन क्या करेगा, इसके माइनस एम इफेक्ट को इस पे कम कर देगा। इसका जो माइनस एम इफेक्ट है, अगर इस पे पहले 100% आ रहा था, तो इसके आने से क्या हो जाएगा, 95 रह जाएगा, जबकि इसमें इसका माइनस एम 100 का 100% किस पे जाएगा, बेंजीन पे। तो इस केस में माइनस एम ज्यादा हो गया, और जिसमें माइनस जितना ज्यादा माइनस होगा उतना लेस रिएक्टिव हो जाएगा। तो डी बाद में आएगा, पहले कौन आ जाएगा, बी। क्लियर होगी बात। देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, सेम बतानी, इसमें भी रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। देखिए बेंजीन पे जो पहला ग्रुप इधर से लगा है वो ओ एटम है, और वो सिंगल बॉन्डेड है, लोन पेयर है, तो क्या दिखाएगा, प्लस एम। इसका भी पहला एटम क्या है, ऑक्सीजन है और सिंगल बॉन्डेड है, लोन पेयर है, तो प्लस एम। तो 2 प्लस एम हो गए इस बेंजीन के लिए। यहाँ देखें इसका पहला एटम सी है और सी डबल बॉन्डेड है, तो ये क्या दिखाएगा, माइनस एम। और ये इधर का पहला एटम सिंगल बॉन्डेड है, ऑक्सीजन, और उस पर लोन पेयर है, तो क्या दिखाएगा, प्लस एम। तो एक प्लस एम और एक माइनस एम हो गया। यहाँ देखिए इस बेंजीन पे पहला एटम डबल बॉन्डेड है, तो ये माइनस एम, और ये भी दूसरा भी माइनस एम, ये भी डबल बॉन्डेड है, सी डबल बॉन्ड हो, तो 2 माइनस एम हो गया इस बेंजीन के लिए। यहाँ देखिए इस पे दोनों ही, इस पे भी दोनों माइनस एम, तो यहाँ दोनों माइनस एम, यहाँ दोनों माइनस एम, यहाँ एक प्लस एम एक माइनस एम, और यहाँ दोनों प्लस एम। तो पहले तो क्या आएंगे, प्लस एम वाले आएंगे। एक और है नीचे देखिए, तो इसमें भी पहला एटम सिंगल लोन, पहला एटम लोन पेयर है, तो इस पर क्या होगा, प्लस एम। इधर भी पहला एटम सिंगल बॉन्डेड लोन पेयर, तो प्लस एम। तो यहाँ भी 2 प्लस एम, यहाँ भी 2 प्लस एम, यहाँ एक प्लस एम, और इन दोनों में दोनों माइनस एम माइनस एम। तो पहले तो प्लस एम वाले आएंगे, और प्लस एम वाले भी कौन से आएंगे, 2 प्लस एम वाले। तो पहले तो ए और ई आएगा, इनमें 2 प्लस एम है। फिर आएगा 1 प्लस एम, इसमें एक प्लस एम है एक माइनस एम है, और इनमें दोनों में 2 माइनस एम है। ठीक है, तो पहले तो प्लस 2m वाले, फिर प्लस m और माइनस m वाला, और लास्ट में माइनस 2m वाला। बात कर लें इन दोनों में, तो इसमें भी 2 प्लस एम है, इसमें भी 2 प्लस एम है। इसमें 2 प्लस एम के साथ में ये आगे सी डबल बॉन्ड ओ लगा, जो ये क्या दिखाएगा, माइनस एम दिखाएगा, बेंजीन के लिए नहीं, इस ओ के प्लस एम के लिए। इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा। देखिए लोन पेयर सिंगल डबल या लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में आ गया, या कह सकते हैं ये जो माइनस एम इसके प्लस एम को थोड़ा सा कम कर देगा। सेम कहानी ऐसी, ये इसका ये इस लोन पेयर के लिए कॉन्जुगेशन में आएगा, तो ये क्या दिखाएगा, माइनस एम इसके लिए, तो ये माइनस एम इसके प्लस एम को थोड़ा कम करेगा। तो इसके दोनों प्लस एम को 2 माइनस एम क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं। उस केस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्लस आई है। ठीक है, तो यहाँ -2m क्या करेंगे, इन 2 प्लस एम के इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर देंगे, इसलिए ई जीत जाएगा ए से। बात करें अब, बी तो आई गया, तब बात कर लें सी और डी की। सी और डी में इसमें भी 2 माइनस एम, इसमें भी 2 माइनस एम, मगर माइनस एम के आगे ये क्या है, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इस सी डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, देखिए लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये क्या दिखाएगा, प्लस एम दिखाएगा इस सी डबल बॉन्ड ओ के लिए, कह सकते हैं इस माइनस एम के लिए प्लस एम दिखा देगा, इधर से भी और इधर से भी। तो ये क्या करेंगे, ये प्लस एम इनके माइनस एम को क्या कर देगा, थोड़ा कम, जबकि उधर क्या है, कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो इनके माइनस एम को कम करे। तो यहाँ प्लस -2m रहेगा, और यहाँ पे प्लस -2m को थोड़ा सा कम कर देगा ये वाला प्लस एम, तो इसमें माइनस का 2m ज़्यादा होगा, और जिसमें ज़्यादा माइनस होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। तो डी बाद में आएगा, पहले कौन आ जाएगा, सी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट यहाँ देखिए, इसमें पहला एटम, अगर इधर देखें तो पहला एटम सिंगल बॉन्डेड है, लोन पेयर है, तो क्या दिखाएगा, प्लस एम। इधर पहला एटम कार्बन है, और कार्बन पे कोई लोन पेयर या डबल बॉन्ड नहीं होता, तो वो सिर्फ प्लस आई हो गया। प्लस आई भी नहीं, साथ में आगे ओ लगा तो माइनस आई, तो बस ये कहिए एक प्लस एम है। यहाँ देखिए इधर से भी एक प्लस एम है, उधर तो कार्बन आ गया। इधर देखिए तो इधर क्या है, ये भी एन एटम है, ये भी, तो इधर एक ये भी प्लस एम दिखाएगा और ये भी प्लस एम दिखाएगा, तो इधर 2 प्लस एम है। तो पहले तो 2 प्लस एम वाला आ जाएगा, प्लस एम वाले से +2m वाला। ठीक, तो पहले तो सी आ गया। बात करें इन दोनों की, इसमें भी प्लस एम है, इसमें प्लस एम है, मगर इसमें प्लस एम किसका है, इसमें प्लस एम दिखाएगा एन, और उसमें प्लस एम दिखा रहा ओ। तो ओ जल्दी लोन पे डोनेट करता है कि एन, तो एन जल्दी लोन पे डोनेट करता है, क्योंकि एन की इलेक्ट्रिसिटी कम होती है, ओ की इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होती है। तो एन का जो प्लस एम है वो स्ट्रॉन्ग होता है किससे, ओ के प्लस एम से। क्यों, क्योंकि एन की इलेक्ट्रिसिटी कम है, वो जल्दी लोन पे डोनेट करता है। ऐसे मत सोच लेना कि ओ पे 2 लोन पेयर है तो ये जल्दी डोनेट करेगा। लार्ज नंबर ऑफ लोन पेयर पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड किस पे करेगा, एन और ओ पीरियड के एलिमेंट हैं, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, क्योंकि पीरियड के एलिमेंट में डोमिनेट फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉनिटी, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो जल्दी लोन पे डोनेट कर देगा। तो एन का प्लस एम ज़्यादा होता है ओ से, तो ये प्लस एम ज़्यादा होगा, इसलिए ए पहला आ जाएगा बी से। नेक्स्ट देखिए,
ये बेंजीन है, इस पे CH3 लग गया, CH3 क्या दिखाएगा प्लस H, क्योंकि प्लस M तो दिखा नहीं सकता, ना इस पे लोन पे ना इस पे कोई डबल बॉन्ड है, तो फिर देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या है, ये अल्फा H है, तो ये क्या दिखाएगा प्लस H। इस पे भी क्या है ड्यूटेरियम है, तो ये भी प्लस H, और इस पे ट्राइटियम है, ये भी प्लस H। अब प्लस H भी दिखाएंगे और प्लस I भी, मगर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है इंडक्टिव से, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन पहले देखा जाएगा। अब हाइपर कॉन्जुगेशन देखिए, अगर इंडक्टिव की बात करते हैं तो S से ज्यादा D का, D से ज्यादा T का, मगर हाइपर कॉन्जुगेशन उल्टा होता है, T से ज्यादा होता है D का और D से ज्यादा होता है H का। तो हाइपर कॉन्जुगेशन किसका ज्यादा होगा, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, तो इसमें प्लस H, इसमें प्लस H, इसमें प्लस H, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, तो पहले तो प्लस वाले आ जाएंगे, जीरो वाला बाद में आएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें बी सी डी पहले आएंगे ए से, तो ए तो सबसे बाद में हो गया। बात करो इनकी, तो इनमें प्लस एच किसका ज्यादा होगा, एच का प्लस एच ज्यादा होता है डी से, और डी का प्लस एच ज्यादा होता है टी से, तो पहले आ जाएगा बी, बाद में आएगा सी, और लास्ट में कौन आएगा डी, क्योंकि जो प्लस एच पावर है वो CH3 की ज्यादा होगी CD3 से, और CD3 की ज्यादा होगी CT3 से। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा सुंदर हैं। अगर हम बात करें इस बेंजीन पे कोई ग्रुप नहीं, इस पे देखूं तो एक क्या है, ये एक मिथाइल लग रही है, और इस पे क्या लग रही है, ये इथाइल, और इस पे क्या लग रही है, आइसोप्रोपाइल, और इस पे क्या लग रही है, टर्सरी ब्यूटाइल। तो जब भी एल्काइल ग्रुप लग रहा हो तो मीजोमेरिक तो होगा नहीं, मगर इंडक्टिव से पहले क्या चेक करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है इंडक्टिव से। तो देखिए इस पे कितने अल्फा होंगे, 3, क्योंकि ये होगा CH3, ये होगा CH2 CH3, तो ये पहला कार्बन अल्फा, उससे अगला बीटा, बीटा से हमें कोई जरूरत नहीं, अल्फा कार्बन क्या होगा CH2, तो उस पर 2 अल्फा होंगे, और यहाँ पे अल्फा कार्बन देखो ये पहला होगा CH, और CH पे 2 CH3 लग रहे होंगे, तो हमारे पास पहला कार्बन अल्फा होगा, और अल्फा पे कितने H होंगे 1, तो यहाँ 3 अल्फा H है, यहाँ 2 अल्फा H है, यहाँ 1 अल्फा H है, और इसमें इस टर्सरी कार्बन पे कोई भी H नहीं रहा होगा, इस क्वाटनरी कार्बन पे, तो इस पे अल्फा H क्या हो जाएगा 0, तो ये सिर्फ क्या दिखाएगा प्लस आई, तो ये प्लस आई दिखाएंगे, जबकि ये क्या दिखाएंगे प्लस एच, और प्लस एच इफेक्ट ज्यादा होता है प्लस आई से, तो पहले तो आएंगे प्लस एच वाले, फिर आएगा प्लस आई वाला, उसके बाद आएगा जीरो वाला। तो पहले तो कौन आ गया जी, प्लस एच वाले। प्लस एच में सबसे ज्यादा क्या होगा, 1 अल्फा एच से ज्यादा होगा 2 का, 2 से ज्यादा होगा 3 का, तो पहले आ गया बी, फिर आ गया सी, फिर आ गया डी, तो पहले 3 अल्फा एच, फिर 2 अल्फा एच, फिर 1 अल्फा एच, फिर आएगा प्लस आई, और प्लस आई के बाद आएगा जीरो वाला। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये फ्लोरीन 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 आ गई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में जैसे ही एग्जाम में आएगा तो बच्चे इसे गलत करेंगे, एग्जामिनर यहाँ पे आपको क्या करेगा, गद की देने की कोशिश करेगा, मगर आपको तो पता है गद की आप खाते नहीं, एग्जामिनर आप तो किसी से भी नहीं खाते, जो भी सा आपके सामने आएगा गद की उसे खिलाई दोगे। चलिए तो देखिए इसको भी खिला देते हैं, क्या करेंगे, एफ क्या होगा, जो हैलोजन है उनका पहली बात तो मीजोमेरिक वीक होता है, इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग होता है, तो ओवरऑल मीजोमेरिक और इंडक्टिव किसके दी, वो तो चेक करते हैं ओवरऑल इफेक्ट। तो इसका अगर हम बात करें, मीजोमेरिक प्लस एम है और इंडक्टिव माइनस आई है, और इसका भी मीजोमेरिक प्लस एम और इंडक्टिव माइनस आई है, मगर इसमें इंडक्टिव हैलोजन के केस में माइनस आई स्ट्रॉन्ग होता है प्लस एम से, तो ओवरऑल इफेक्ट तो माइनस है, मतलब सारे के सारे डीएक्टिवेटिंग है। मगर इनकी स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करने के लिए आ जाए, अगर इनकी स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए आएगी तो बाबूजी वो मीजोमेरिक इफेक्ट से ही कंपेयर होगी। ये सब के सब इंडक्टिव इफेक्ट हैं, मतलब सब में माइनस इफेक्ट है, क्योंकि माइनस आई स्ट्रॉन्ग है प्लस एम से, मगर किसमें ओवरऑल माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा, तो माइनस इफेक्ट ओवरऑल उसमें ज्यादा होगा जिसमें क्या होगा प्लस एम क्या होगा, कम होगा, या कह सकते हैं जिसका प्लस एम ज्यादा उसमें माइनस आई क्या रह जाएगा, कम रह जाएगा। इनकी कभी एक गलती क्या कर सकते हैं, हम सोचेंगे कि एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये माइनस आई इसका सबसे ज्यादा होगा, इसका माइनस आई सबसे ज्यादा होगा तो ये डीएक्टिवेटिंग होगा, सबसे लेस क्या होगा ये, मगर ये सबसे मोर है आएगा। कैसे आएगा देखेंगे अभी। सबसे मोर का मतलब देखिए ओवरऑल माइनस इफेक्ट है, ये ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग है सब, और इस पे कोई ग्रुप नहीं लग रहा, तो ये ओवरऑल हैलोजन है, हैलोजन क्या होगा ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग होगा, तो ये तो बाद में आएंगे, पहले कौन आ जाएगा जीरो वाला, तो पहले तो ई आ गया, बाद में ये आएंगे। इन चारों में क्या होगा, अगर आपने इंडक्टिव से कंसीडर कर लिया कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी ज्यादा, तो इसका माइनस आई ज्यादा होगा, इसका माइनस आई ज्यादा होगा, तो ये सबसे कम आएगा, नहीं सबसे पहला आएगा ये। तो यहाँ पे इनकी जो स्ट्रेंथ है कंपेयर करेंगे, ओवरऑल इफेक्ट इनका माइनस है, क्योंकि माइनस आई इनका स्ट्रॉन्ग है प्लस एम से, तो ओवरऑल इफेक्ट माइनस है, मतलब ओवरऑल ये डीएक्टिवेटिंग है, मगर
इनकी अगर स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो तो फिर वो मीजोमेरिक से ही स्ट्रेंथ कंपेयर करी जाएगी, इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो एक ग्रुप के एलिमेंट है, और ग्रुप के एलिमेंट है तो इनमें डोमिनेटिंग फैक्टर साइज होता है, ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहली बात तो। और दूसरी बात तो ये ध्यान रखना, प्लस एम किसका ज्यादा होगा? अब प्लस एम एफ का ज्यादा होगा कि सी का, कि बी आर का, कि आई का? अगर इसमें और इसमें देखें तो ये अपने लोन पे डोनेट करेगा कार्बन को। कार्बन के पास बैकेंड ऑर्बिटल होती है 2p, और इसके पास लोन पे 2p में, इसमें 3p में, इसमें 4p में, इसमें 5p में। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा जब ये लोन पे देगा तो 2p 2p, यहाँ 2p 3p, यहाँ 4p 2p, और यहाँ 5p 2p। तो 5p 2p में मुश्किल, 2p 4p में थोड़ा और आसान, 3p 2p में और आसान, और 2p 2p में सबसे ज़्यादा आसान। तो सबसे ज़्यादा प्लस एम किसका होगा? एफ का होगा। और वैसे भी इसका साइज छोटा है, और साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो जल्दी लोन पे डोनेट करेगा। तो इसका प्लस एम ज़्यादा है, इसका प्लस एम ज़्यादा है, तो इसका इस प्लस एम ज़्यादा, देखिए इसका प्लस एम ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये है। अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल माइनस इफेक्ट इसमें कम आएगा। ऐसे समझो कि -10 -10 -10 -10, कि सबका -10 -10 -10 आ गया था, ठीक। माइनस आई माइनस आई माइनस -10 आई -10 आई -10, मतलब मैंने एक नंबर दे दिया -10 -10 -10। अब इसका प्लस कितना है? इसका प्लस है प्लस का 8, इसका प्लस है प्लस का 6, इसका प्लस है प्लस का 4, इसका प्लस कितना है? प्लस का 2। तो प्लस का 8 और माइनस का 10 मिलकर कितना बचेगा? माइनस का 2। प्लस का माइनस का 10 और प्लस का 6 मिलकर कितना बचेगा? माइनस का 4। और यहाँ पे कितना बचेगा? माइनस का 6। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का 8। तो ये ओवरऑल माइनस किस में ज़्यादा आ रहा है? इसमें। तो इसमें माइनस कम आएगा, तो ये क्या होगा? ये ज़्यादा आएगा। जिसमें माइनस जितना ज़्यादा आ जाएगा उतना क्या हो जाएगा? वो कम। तो ध्यान रखिए, फ्लोरीन ज़्यादा एक्टिवेट होगा क्लोरीन से, और क्लोरीन ज़्यादा एक्टिवेट होगा ब्रोमीन से, और ब्रोमीन और आयोडीन सबसे लेस रिएक्टिव होगा। या कह सकते हैं ये हैलोजन क्या करती हैं? डीएक्टिवेट करती हैं, और सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेट फ्लोरीन नहीं आयोडीन करेगा। किसकी वजह से? मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से। ध्यान रख लेना इस क्वेश्चन को, नहीं तो गलती करोगे, ठीक है। ओवरऑल हैलोजन के केस में ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग है, तो ये क्या होगा? 0 वाले से बाद में आएंगे, मगर इनमें आपस में जब कंपेयर करोगे तो मोर डीएक्टिवेट कौन होगा इसमें? आई, ठीक है। मोर डीएक्टिवेट एफ नहीं होगा, आई होगा। इन किसकी वजह से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से नहीं, किसकी वजह से? मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से। तो इसलिए मोर एक्टिवेट कौन हो जाएगा? एफ। उससे भी लेस, ये लेस होंगे बेंजीन से लेस ये, मगर एफ से भी लेस सीएल वाला, और सीएल से भी लेस बीआर वाला, और बीआर से भी लेस आई वाला। आगे बात समझ में? चलिए, तो बस ध्यान रखना रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर होगा, जो पाई बॉन्ड बनेगा वो 2p में होगा, इसमें जो लोन पेयर है वो 3p में होगा, इसमें जो लोन पेयर है 4p में होगा, इसमें जो लोन पेयर है 5p में। और 2p के बीच में पाई बॉन्ड आराम से बन जाएगा, क्योंकि कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना, कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसमें कौन सी ऑर्बिटल होगी? 2p। तो 2p में पाई बॉन्ड आराम से बन जाएगा। 3p 2p में थोड़ा मुश्किल, इसमें और मुश्किल, इसमें और मुश्किल। और जैसे जैसे मीजोमेरिक इफेक्ट मुश्किल होता जाएगा, पाई बॉन्ड बनना मुश्किल होता जाएगा, तो मीजोमेरिक इफेक्ट कमजोर होगा। तो सबसे मीजोमेरिक सबसे ज़्यादा कमजोर किस केस में होगा? आई के केस में। इसमें कमजोर होगा, मगर उतना कमजोर नहीं होगा। आगे बात समझ में नहीं? और इसमें तो मैंने आपको बताया भी था कि इसमें ऑलमोस्ट इफेक्ट अगर देखूं तो मीजोमेरिक और इंडक्टिव लगभग बराबर सा होता है। इसमें अगर हम रेट देखें तो इसका जो रेट है, बेंजीन का जो रेट है फ्लोरीन वाले केस से बहुत ही कम होता है, 0.998 या 0.98 कह लो, ना के बराबर, बहुत ऑलमोस्ट बराबर होता है रेट। जैसे ये देखें डीएक्टिवेटिंग, एक तो ये नोट पॉइंट लिख दिया उसी के रिगार्डिंग, उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। डीएक्टिवेटिंग नेचर ऑफ हैलोजन आर कंपेयर्ड, ये कह रहा है हैलोजन डीएक्टिवेटिंग नेचर के हैं, मगर कौन ज्यादा डीएक्टिवेटिंग नेचर है वो किससे कंपेयर होगी? तो डीएक्टिवेटिंग नेचर ऑफ हैलोजन आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लस एम इफेक्ट, ना कि इंडक्टिव, ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर होगी बात? दूसरा, जैसे ये कार्बोकेटाइन फ्लोरीन, ये कार्बोकेटाइन क्लोरीन, तो ये अपना लोन पेयर इसको देगा, क्योंकि कार्बन कैटाइन का मतलब देखिए लोन पेयर सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, तो प्लस तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, लोन पेयर ही अपने इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ क्या दिखाएगा? ये प्लस एम, और ये भी क्या दिखाएगा? प्लस एम। ज्यादा प्लस एम कौन दिखाएगा? ये, क्योंकि यहाँ पे इसमें लोन पेयर 2p में और इसमें वैकेंट ऑर्बिटल 2p है, 2p के बीच में पाई बॉन्ड आराम से बन जाएगा, बैक बॉन्डिंग आराम से हो जाएगी। इस केस में बैक बॉन्डिंग उतनी आसानी से नहीं हो पाएगी, क्योंकि 2p और 3p में होगा। तो प्लस एम किसका ज्यादा हो जाएगा? एफ का। इसलिए ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग नेचर सबसे कम किसकी हो गई थी? आई की। वो सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग नेचर किसमें हो गई थी? आई में। और फ्लोरीन क्या हो गया था? आई के कंपेरिजन में एक्टिवेट, या सीएल के कंपेरिजन में एफ क्या होगा? मोर एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो सीएल और बीआर दोनों डीएक्टिवेट होंगे, मगर ज्यादा डीएक्टिवेट कौन होगा? सीएल। तो एफ क्या होगा? सीएल के कंपेरिजन में एक्टिवेट कहलाएगा। अगर ये हो जाए माइनस हो जाए, तो अब ये क्या दिखाएंगे?
अब ये इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, अब इसके पास लोन पेयर और उसके पास माइनस है, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देता है, लोन पेयर के माइनस, तो माइनस। अब ये लोन पेयर देगा तो अब ये फ्लोरीन उल्टा इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो आपके ये क्या दिखा रहा था, ये यहाँ तो ये क्या दिखा रहा था प्लस एम, ये क्या दिखा रहे थे यहाँ प्लस एम, और यहाँ आप क्या दिखाएगा ये माइनस एम। अब ये इलेक्ट्रॉन रखेगा, अब इलेक्ट्रॉन ये रख लेगा जल्दी ये, तो इसके पास वैकेंट 3D होती है, इसमें बैलेंसी सेल है सेकंड, और सेकंड सेल में इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होती नहीं, तो ये अब इसके इलेक्ट्रॉन को ले ही नहीं सकता, और क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, जब ये इलेक्ट्रॉन इसके घर आना रहने के लिए आएंगे तो ये रखना तो बुलाना तो चाहेगा इन्हें, मगर क्या है रख नहीं पाएगा क्योंकि कमरा ही खाली नहीं इसके पास, तो इसलिए। और ये क्या कर देगा, जैसे ही लोन पे डोनेट करेगा तो तुरंत इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वो अलग बात है कि 2D नहीं है 3D है, और 3D है तो क्या कर लेगा 3D तो कम ये कह देगा इस जिस मकान में हम रह रहे हैं ये तो खाली नहीं है, मगर पास में जो मकान है वो भी हमारा ही है, आप उसमें रहो। आगे बात समझ में नहीं, तो ये 3D इसके पास क्या होगी, क्योंकि बैलेंसी सेल इसकी क्या है थर्ड, और थर्ड है तो इसमें 3D ऑर्बिटल क्या होगी वैकेंट होगी, तो ये एक रेजोनेंस दिखा देगा। तो इस केस में क्या दिखा रहे हैं ये माइनस एम, और माइनस एम किसका ज्यादा है, एफ से ज्यादा माइनस एम किसका है, Cl का। तो अगर प्लस एम कंपेरिजन करूं तो प्लस एम के केस में एफ का प्लस एम ज्यादा होगा Cl से, और माइनस एम की कंपेरिजन करूं तो Cl का माइनस एम ज्यादा होगा किससे, एफ से, क्योंकि एफ के पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं होती। जैसे एक बात और समझो, अगर मैं आपसे पूछूं कि CH3CF और CH3CCl इसमें मोर एसिडिक कौन है, तो जब ये H प्लस देगा तो ये क्या बनेगा CH2C माइनस, और जब ये H प्लस देगा तो ये क्या बन जाएगा CH2F माइनस। अब ये H प्लस निकलने के बाद जो माइनस जितना स्टेबल बनेगा उतना तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा ये। अब ये देखिए ये एनायन ज्यादा स्टेबल है कि ये, तो आप माइनस आई मत देख लेना, माइनस आई से पहले क्या देखोगे रेजोनेंस, और लोन पे चार्ज सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास क्या है 3D वैकेंट है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि पहली बात तो इसकी सेल सेकंड है, और सेकंड है तो इसमें 2p है, और 2p इसकी फुल्ली फिल है, तो इसके पास क्या होगा, इसके पास ये क्या है वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, जबकि वो क्या हो जाएगा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो मोर स्टेबल कौन होगा ये, और ये अगर क्या होगा मोर स्टेबल होगा तो ये क्या हो जाएगा मोर एसिडिक। अगर इसकी बात कर लूं कि CH3CH2Cl और जी क्या ले लें CH3CH2Cl, ठीक, अगर यहां से H निकालें, इसका H निकालोगे तो फिर वो कॉन्जुगेशन ही, दो सिंगल आएंगे बीच में, इसका H निकालोगे तो फिर वो दो Cl आएंगे, दो सिग्मा बॉन्ड आएंगे तो वो कॉन्जुगेशन में आएगा। खैर तो आप समझ गए, तो यहाँ भी पहले क्या देखेंगे, कभी सीधा लगा दो कि इसका माइन केस आपके एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी, अच्छा ठीक है, इस किस पे से जाएगा H के कार्बन पे से जाएगा, और ये क्या दिखाएंगे F माइनस आई, कि माइनस आई किसका ज्यादा होगा, कि माइनस आई F का ज्यादा होगा, जितना ज्यादा माइनस उतना ज्यादा एसिडिक, तो ये एसिडिक कर दो कभी, तो माइनस आई से पहले इंडक्टिव चेक करना है। आगे बात समझ में नहीं, तो जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो या किसी भी कार्बन कैटायन के एनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी, तो मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया है, और जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करी थी क्या, कि सबसे पहले देखेंगे सोर्स एटम किस पे से H जा रहा है, और सोर्स एटम अगर डिफरेंट हैं तो चेक करेंगे वो ग्रुप के हैं पीरियड के, अगर ग्रुप के हैं तो डोमिनेट फैक्टर होगा साइज, और पीरियड के हैं तो डोमिनेट फैक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और डोनर अगर साइज भी अगर डोनर एटम सेम हो जाए तो फिर चेक करते थे एस करेक्टर, और एस करेक्टर भी सेम हो जाए तो फिर चेक करते थे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में भी सबसे पहले चेक करोगे मीजोमेरिक या एरोमेटिसिटी, ठीक है, कहीं एरोमेटिसिटी तो नहीं आ रही H प्लस के जाने से, माइनस के बनने से, तो एरोमेटिस तुम सबसे पहले देखोगे एरोमेटिसिटी, उसके बाद मीजोमेरिक इफेक्ट, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर इंडक्टिव। कभी पहले इंडक्टिव देखना शुरू कर दो। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है डायरेक्टिंग नेचर ऑफ ग्रुप, ग्रुप की डायरेक्टिंग नेचर हमें क्या करनी है बतानी है। अब केस फर्स्ट, व्हेन प्लस एम या प्लस एच ग्रुप इज अटैच टू द फिनाइल रिंग, अगर फिनाइल रिंग पे क्या हो जाए प्लस एम या प्लस एच लग जाए तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए अगर फिनाइल रिंग पे क्या हो जाए, कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जो प्लस एम या प्लस एच दिखाए, तो वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो देखिए यहाँ पे लोन पेयर सिंगल डबल ये कॉन्जुगेशन, और ये अपने लोन पेयर डोनेट करेगा तो क्या दिखाएगा प्लस एम, और बेंजीन क्या दिखाएगी इसमें माइनस एम, क्योंकि रेजोनेंस जब भी चलता है जब एक प्लस एम और माइनस एम सिंगल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो। तो ये क्या दिखाएगा प्लस एम से इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये तो कंफर्म हो गया कि फिनाइल रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल बढ़ जाएगी। अब कहाँ बढ़ेगी, किस पोजीशन बढ़ेगी, तो देखिए जैसे ही इसमें लोन पेयर देगा, लोन पेयर सिंगल डबल, जैसे ही लोन पेयर देगा तो ये कॉन्जुगेशन होगा, तो जैसे ही लोन पेयर देगा तो पाई बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, तो ये यहाँ ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ के बना देंगे डबल बॉन्ड, और इससे टूट के इस पे क्या आ जाएगा माइनस, तो ये डबल बॉन्ड और इस पे क्या आ जाएगा माइनस, इलेक्ट्रॉन इसने दिए तो इस पे प्लस, और इसने लिए हैं तो इस पे माइनस।
क्लियर। अब ये चार्ज सिंगल डबल फिर कॉन्जुगेशन में, तो नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो वैसे ही पॉइंट टूट जाएगा, तो पाई बॉन्ड वहां पहुंच जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, फिर ऐसे टूटेगा तो डबल बॉन्ड ये नीचे और नेगेटिव चार्ज आपके वहां, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ रहा, ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, और फाइनली वापस वही फॉर्म बन गई जो थी। तो कुल मिला के क्या हो गया, अगर प्लस एच या प्लस एम है तो वो क्या करेंगे, फिनाइल रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, और कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पैरा पे। तो अगर प्लस एच एम या प्लस एच ग्रुप है तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, मतलब प्लस वाले ग्रुप हैं तो वो क्या करेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, क्यों, क्योंकि वो फिनाइल रिंग पे क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, और साथ में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। ऑर्थो पैरा क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही फिनाइल रिंग पे वो कौन सी पोजीशन बढ़ रही, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो। मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न बढ़ रही न घट रही, मतलब मीजोमेरिक या हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट मेटा पोजीशन पे नहीं आ रहा, इसलिए क्या है, मीजोमेरिक इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट मेटा पोजीशन पे चलता भी नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है। तो क्या हो गया, ड्यू टू प्लस एम और या प्लस एच इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन ऑर्थो पैरा पोजीशन इन द फिनाइल रिंग, there is no change in the electron density at the meta position due to the plus m or या plus h। तो कह रहा है relatively electron density will be becomes more than the meta position, therefore electrophilic will be attack at the ortho para position। ये कह रहा है कि जो प्लस एम और प्लस एच है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रहे हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, और मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए ओवरऑल ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई एज कंपेरिजन टू किस पैरा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाकर अटैच हो जाएगा, ऑर्थो पैरा पे, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है। ऑल द प्लस एम ग्रुप आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, ये कह रहा है जितने भी प्लस एम है वो सबके सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर होंगे, चाहे वो एक्टिवेटिंग हो चाहे डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि जो एक्टिवेटिंग नेचर है वो तो ओवरऑल इफेक्ट से निकल कर आती है, मगर डायरेक्टिंग नेचर सिर्फ कौन डिसाइड करता है, मीजोमेरिक। ऑल द प्लस एच ग्रुप आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये प्लस एम या प्लस एच एक ही जैसे भाई हैं दोनों, एक रेजोनेंस बोला था, एक नॉन बॉन्ड रेजोनेंस पे कहलाता है, या एक पाई रेजोनेंस है और एक सिग्मा रेजोनेंस है, दोनों एक ही बात है। चलिए तो देख ले, अब दूसरी बात करना, अगर हम इलेक्ट्रोफाइल जोड़ लें, जब कि बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके ये अरेनियम आयन बनता है। ये देख लो, अगर ये पैरा पे अटैक करा तो अरेनियम क्या बनेगा, मेटा पे करा तो अरेनियम क्या बनेगा, और ऑर्थो पे करा तो अरेनियम कहाँ स्टेबल बनेगा। तो दो बातें होती हैं, तो अब देख लीजिए, इंटरमीडिएट बना के देख लीजिए कि जब पैरा पे अटैक कराऊं इलेक्ट्रोफाइल को, या मेटा पे या ऑर्थो पे, तो किस पे स्टेबल अरेनियम आयन जनरेट होगा। तो देखिए, अगर मैं पैरा पे कराऊं मतलब बॉन्ड टूटा होगा इधर, ये बॉन्ड टूटा होगा इधर माइनस, इधर क्या बन गया होगा प्लस। ठीक है, देखिए बॉन्ड टूटा होगा इधर, जब मैं ऑर्थो पे कराऊंगा तो ऑर्थो पे माइनस लाना पड़ेगा, जब तो ऑर्थो पे आके जुड़ेगा प्लस, तो इसको बॉन्ड को तोड़ा होगा इधर, इधर माइनस इधर प्लस, और माइनस पे ये ई आके जुड़ गया होगा ऑर्थो पोजीशन पे, और यहाँ आ गया होगा प्लस। अब ये कैसा ग्रुप है, प्लस एम मतलब लोन पेयर। और मैंने आपको बहुत बार बता रखा, अगर किसी कार्बन कैटायन के पास में कोई ऐसा एटम आ जाए जिसपे लोन पेयर है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ये तुरंत लोन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आके इस पे आ जाएगा प्लस, और इसमें हर एक एटम का ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होते हैं, किस कौन से वाले, जिसमें क्या है, अगर किसी कार्बन कैटायन के पास वाले एटम पे क्या आ जाए लोन पेयर, तो वो तुरंत लोन पेयर डोनेट करके क्या कर देते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं हर एक एटम का, और हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन हो जाता है। तो इसमें जो अरेनियम कार्बन कैटायन जनरेट हो रहा है वो तो बहुत स्टेबल हो रहा है, क्योंकि जिस कार्बन पे जी ग्रुप लग रहा है, प्लस एम ग्रुप लग रहा है, उसी पे कार्बन कैटायन आ गया। यहाँ देख लो, जब मैं किस पे कराऊं, मेटा पे, तो ये बॉन्ड टूटा होगा इधर, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये इस पे माइनस पर लग गया होगा ई, और ये आ गया प्लस। अब ये प्लस देखिए, चार्ज सिंगल डबल और डबल सिंगल डबल, तो यहाँ देखिए जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड यहाँ, बॉन्ड किसकी तरफ टूटेगा, प्लस की तरफ। प्लस क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड टूटेगा तो जब भी बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, और प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएंगे, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ। उसके बाद अब ये बॉन्ड टूटेगा, तो देखिए ये बॉन्ड टूटेगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर, और प्लस आ जाएगा इधर। तो प्लस इस कारण पे नहीं आया जिस कारण पे जी लग रहा है, तो ये उतना स्टेबल नहीं होगा जितना स्टेबल ये था। तो मेटा पे अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल के अटैक कराऊं तो वो उतना स्टेबल अरेनियम आयन जनरेट नहीं कर रही। अगर हम क्या कराएं, पैरा पे करा दें किसकी, इलेक्ट्रोफाइल को, तो देखिए इस बॉन्ड को आपके इधर को तोड़ दो, इधर माइनस इधर प्लस, माइनस पे जोड़ दूंगा इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और ये प्लस यहां से घूम के फिर कहां जाएगा, देखिए ये प्लस इस कॉन्जुगेशन में आएगा, जैसे ये बॉन्ड तोड़ूंगा इधर माइनस, इधर क्या आ जाएगा प्लस, और ये तो रुक जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। अब ये प्लस इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, तो जैसे ही डबल बॉन्ड नीचे आएगा तो प्लस कहां पहुंच जाएगा, जी पे, और ये क्या हो जाएगा मोर स्टेबल, फिर वही वाली फॉर्म बन गई। तो इस जब भी ऑर्थो पे अटैक कराता हूं तो
स्टेबल अरेनियम आयन बन रहा है और पैरा पे कराता हूं तब भी मेटा पे उतना स्टेबल नहीं, तो इसलिए डायरेक्टिंग जो नेचर होगी किसकी, प्लस एम ग्रुप की, वो क्या होगी, ऑर्थो या पैरा पे होगी। तो उससे भी क्लियर होगी और इससे भी क्लियर होगी। दोनों बातें किसको, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो वो भी, जब प्लस एम या प्लस एच लगा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पोजीशन बढ़ रही, ऑर्थो पैरा पे, तो वो भी कह रही है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होनी चाहिए। और जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो जाता है तो मोर स्टेबल कार्बन कैटायन, मोर स्टेबल जो कार्बोनियम आयन जनरेट होता है वो किस केस में होता है, जब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे अटैक करे या पैरा पे, तब ज्यादा स्टेबल अरेनियम आयन जनरेट होता है। तो इसका मतलब कि, तो इसने भी क्या प्रूव कर दिया कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो या पैरा पे अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पर नहीं। तो देखिए ये कह रहा है द सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, ये अरेनियम आयन बोल सकते हैं इसे। द सिग्मा कॉम्प्लेक्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्थो पैरा अटैकिंग आर मोर स्टेबल देन सिग्मा कॉम्प्लेक्स दैट इन द फॉर्म फ्रॉम द मेटा अटैकिंग। ये कह रहा है जब इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे अटैक करते हैं तो उससे जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, और पैरा पोजीशन पे जब इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करते हैं तो उससे जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ऑर्थो पैरा वाले के केस में मोर स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है एज कंपेरिजन टू मेटा अटैकिंग वाले केस में। तो दूसरा नेक्स्ट, सिग्मा कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो किस में बनता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे जाकर अटैक करेगा और क्या जनरेट करता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कार्बोकैटायन जनरेट करता है, या अरेनियम कार्बोकैटायन इसे बोलते हैं। ठीक, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, देयरफॉर मोर स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स विल बी मोर देयर। एक कह रहा है सिग्मा जो कॉम्प्लेक्स है आर फॉर्म्ड इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये बनता है, तो इसलिए क्या करेगा, रेट को इफेक्ट करेगा, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो रेट को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। देयरफॉर मोर स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स will be formed, therefore we can say that electrophile tends to attack at the ortho and para position so that more stable sigma complex can be formed। तो कह रहा है कि जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बनता है, तो वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। और जो स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो कब बन रहा है, जब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक हो रहा है। सेकंड केस देखिए, व्हेन माइनस एम या माइनस एच ग्रुप क्या हो जाए, अटैच हो जाए फिनाइल रिंग पे। तो आपके देखिए कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, मतलब प्लस, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, आपके पाई इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉन छीनेगा ऊपर, जब इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो आपके क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहाँ कम होती है, जरा दिखाइए। तो देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो क्योंकि प्लस है, इलेक्ट्रॉन कमी है, तो आपके इलेक्ट्रॉन ऊपर छीनेंगे तो आपके ये माइनस एम दिखाएगा, ये प्लस एम। तो ये जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और प्लस आ जाएगा यहाँ आपके, फिर ये बॉन्ड टूटेगा तो डबल बॉन्ड ऊपर प्लस यहाँ आ जाएगा, फिर ये टूटेगा तो प्लस। तो अब क्या करेंगे, ये विड्रॉइंग ग्रुप है तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, फिनाइल रिंग पे कम कर रहा है। और कौन सी पोजीशन पे कम कर रहा है, ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे, क्योंकि प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम हो गई, माइनस का मतलब था बढ़ गई। तो इसमें फिनाइल रिंग पे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और कौन सी पोजीशन पे होगी, ऑर्थो और पैरा पे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेरिजन अगर कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज्यादा हो गई होगी, मेटा पे। मेटा पे ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, मगर ऑर्थो पैरा पे जब घट गई तो ऑटोमेटिक मेटा पे क्या हो गई होगी, ज्यादा हो गई होगी। किसके कंपेरिजन में, ऑर्थो पैरा के। तो अब जो इलेक्ट्रोफाइल इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पैरा पे न जाके किस पे चला जाएगा, मेटा पे, तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है कि जो रिएक्टिविटी है यानी कि रिलेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजीशन इज मोर देयरफॉर देन ऑर्थो पैरा पोजीशन। तो मेटा पे क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए क्या होगा, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, कौन, माइनस एच और माइनस एम। और साथ में दूसरा वो भी देख लो कि किसमें स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा होगा। तो देखिए जब मैं ऑर्थो पे करूंगा तो प्लस यहाँ बन गया था और प्लस यहाँ बन गया था। आपके प्लस पे अगर कोई प्लस कार्बन कैटायन पे कोई प्लस एम वाला लग रहा था तो प्लस वाले प्लस को क्या करते थे, स्टेबल। मगर आपके ये कौन सा ग्रुप है, माइनस एम, और माइनस एम तो कार्बन कैटायन को क्या कर देंगे, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल कर देगा, तो ये तो हाईली अनस्टेबल। अगर हमने ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा दिया तो जो कार्बन कैटायन, जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो अरेनियम कार्बन कैटायन बनेगा, वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट जिस कार्बन पे प्लस आ रहा है उसी पे क्या लग जाएगा, माइनस एम, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है। सेम कहानी अगर जब मेटा पे लगाऊंगा तो जो प्लस चार्ज है वो यहाँ घूमेगा या यहाँ घूमेगा या यहाँ घूमेगा, मतलब इस पर नहीं आएगा जिस पे ग्रुप लग रहा था, तो इसका मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। और इस केस में फिर वही जब पैरा पे लगाएंगे तो यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ से वो यहाँ पहुंच जाएगा। देखिए यहाँ बना और यहाँ से जब रेजोनेंस करूंगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, और यहाँ किस पे पहुंच गया, जिस ग्रुप पे माइनस एम लग रहा है उस कार्बन पे पहुंच गया, तो ये क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। तो स्टेबल किस केस में बनेगा, जब मेटा पे अटैकिंग होगी। आगे बात समझ में। तो अरेनियम आयन भी स्टेबल कब बन रहा है, माइनस एम माइनस एस के केस में, जब इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक हो रहा है, मेटा पोजीशन पे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी किस पे ज्यादा हो गई कंपैरिजन करें तो
तो ऑर्थो पैरा पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई, तो मेटा पे ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे तो बढ़ जाएगी, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो दोनों ही फैक्टर किसको बता रहे हैं, मेटा डायरेक्टिंग नेचर को। सेम कहानी अब ये है पायरिडीन। पायरिडीन में क्या है, ये देखिए एक एक कार्बन की जगह क्या जाती है, एक नाइट्रोजन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। क्या इस लोन पेयर की जरूरत है एरोमेटिसिटी में, ये लोन पेयर रेजोनेंस में भी नहीं जा रहा और ना एरोमेटिसिटी में इसकी जरूरत है, क्योंकि पाई बॉन्ड अपने आप में एरोमेटिक है, क्योंकि कितने पेयर हो गए, 1 2 3, 3 पेयर हो गए, तो ये अपने आप में एरोमेटिक है। और इस लोन ये लोन पेयर क्या होगा, लोकलाइज होगा, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, यानी कि एरोमेटिसिटी में नहीं जा रहा। तो ये क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, बाहर डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है वो अंदर होगा कि बाहर होगा, बाहर होगा। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि -m या -h का भाई होगा ये, क्योंकि इसके लोन पेयर अंदर जाते हैं तो ये +m का होता है, लोन पेयर बाहर जा रहे हैं तो ये कैसा है, -m का। आप अटैकिंग करके देख लो, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करके देख लो, इसके ऑर्थो पे या इसके पैरा पे या इसके इसे ग्रुप मान लेंगे, तो इसका ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। अगर आपने ऑर्थो पे अटैक कराया तो ये E+ होगा, और इस पे n पे क्या आ जाएगा, प्लस। और n क्या है, देखिए यहाँ पे ये सिंगल बॉन्डेड, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इधर आएगा, जैसे इधर को तोड़ दिया, ये माइनस ये प्लस। तो सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन पर अगर प्लस आ जाए तो ये हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, तो ये प्लस चार्ज को सहन नहीं करते। माइनस चार्ज पर तो फिर भी इनकी टेंडेंसी होती है स्टोर करने की, मगर प्लस चार्ज तो इनके अगेंस्ट होता है। तो एन पे, ओ पे, एफ पे, इन पे कभी प्लस नहीं आएगा। अब तुम कहोगे हमने तो एन पे और ओ पे प्लस देखा है बहुत, वो तब देखा है बेटा जी जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ओ पे प्लस जब आ रहा होगा जब उसकी बैलेंसी 2 की जगह 3 हो गई होगी, ठीक है। एन पे भी प्लस जब आ रहा होगा जब एन की बैलेंसी 3 से 4 हो गई होगी, और यहाँ बैलेंसी 3 से उल्टी 2 हो गई, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो क्या ध्यान रखना, एन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन जल्दी से प्लस चार्ज नहीं रखते। ये कब रख सकते हैं प्लस चार्ज, जब ऑक्टेट कंप्लीट हो, तब तो ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज प्लस को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये तो हाईली अनस्टेबल हो गया। मेटा पोजीशन पर अगर जोड़ूंगा इसे, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ देखिए ये बॉन्ड टूटेगा, इधर तोड़िए आप इसको, इधर इधर तोड़ लीजिए, इधर माइनस इधर प्लस, क्योंकि मेटा पे माइनस लाना, तो मेटा पे माइनस, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ेगा। तो जब इलेक्ट्रोफाइल इस पे जुड़ गया तो यहाँ प्लस आ गया। अब ये प्लस इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ जाएगा, और यहाँ से फिर देखिए कहाँ जाएगा, इधर, यानी कि एन पे नहीं आया प्लस, और एन पे नहीं आया तो इसका मतलब इसकी जान बच गई। और इस केस में अगर मैं पैरा पे लगाऊंगा, यहाँ पे फिर इसे बॉन्ड ऐसे तोड़ूंगा, इधर माइनस इधर प्लस, तो देखिए यहाँ यहाँ ई लग गया, यहाँ प्लस। अब प्लस इस डबल बॉन्ड के साथ जब कॉन्जुगेशन आएगा तो फिर प्लस किस पे आ जाएगा, एन पर, वो भी कैसे, सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन पे, मतलब 2 वैलेंसी वाले नाइट्रोजन पे जिस पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। तो ये भी हाईली अनस्टेबल, ये भी हाईली अनस्टेबल। तो मोर स्टेबल कब है, जब पैरा पे। तो ये कैसा ग्रुप होगा, -m ग्रुप माना जाएगा, यानी कि इस पे जो इलेक्ट्रोफिलिक की अटैकिंग होगी पायरिडीन पे, वो किस पे होगी, मेटा पोजीशन पे। तो अब आगे से आपको ये एग्जाम में हम ये थोड़ी ना बना के देखेंगे, तो मैंने आपको तरीका बता दिया। इस एन का लोन पेयर अंदर जा रहा है बेंजीन के, कि नहीं जा रहा, अंदर नहीं जा रहा, अंदर नहीं जा रहा, तो इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन बेंजीन को नहीं जा रहे, बेंजीन को नहीं जा रहे, तो फिनाइल रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा नहीं रहे, तो उल्टा ये क्या होगा, बाहर जाएगा। अगर मैं देखूं इसका डायपोल मोमेंट, तो किसी दूसरे एटम को अपना लोन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट। तो अगर इसका डायपोल देखूंगा तो इसे लोन पेयर की तरफ को होगा। अगर इसका नेट डायपोल देखूं तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन उल्टे बाहर जाएंगे, इसका नेट डायपोल नीचे होगा, डाउनवर्ड, जिधर लोन पेयर होगा। तो इसके लोन पेयर अंदर तो जा ही नहीं सकते, ये अपने आप में ऑलरेडी एरोमेटिक है, अंदर जाएंगे तो चपत मार देंगे तुरंत, क्योंकि ये मोर स्टेबल है। आ रही बात समझ में नहीं, ऐसा समझ लीजिए बिल्कुल एकदम क्या है, यहाँ पे एक व्हील चल रहा, अगर हाथ अंदर डाला तो कट जाएगा। तो ये क्या होंगे, बाहर की। तो इसकी टेंडेंसी ये कैसी, तो ये जो एन डबल बॉन्डेड एन, ये क्या होगी, एक तरीके से डबल बॉन्डेड एन की तरह काम करेगा, यानी कि जैसे NO2। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। तो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग। तो पहचान लोगे। अब बात करें, जैसे इसे पहचानिए, पायरोल है, पायरोल में ये 5 मेंबरिंग होती है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ठीक। अब इसमें जो एन है, इस एन का जो लोन पेयर है वो देखिए डबल सिंगल लोन पेयर, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और रेजोनेंस में नहीं, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। देखिए कितने पेयर हैं इसके पास, 2, और एरोमेटिक के लिए कितने चाहिए, 3, मतलब ऑड पेयर। तो इसका लोन पेयर हमेशा के लिए एरोमेटिसिटी में चला जाएगा, मतलब एन के इलेक्ट्रॉन अंदर गए हैं, और अंदर भी इतने गए हैं कि बड़ा सम्मान हुआ इनका अंदर जाने से। और जहां पे तवज्जो हो, सम्मान हो, सब कुछ दावत बढ़िया हो, तो वहां से आने का मन थोड़ी ना करता है, तो ये क्यों आएगा बाहर। तो ये क्या करा, एन के लोन पर अंदर गए हैं, तो अंदर गए हैं तो इसने कैसा इफेक्ट दिखाया, +m, और प्लस इफेक्ट दिखा रहा है, तो किस पे जाएगा, इसके ऑर्थो पे। ऑर्थो और मेटा, पैरा तो इसमें है नहीं, तो ऑर्थो पे जाए या पैरा पे। ये +m है तो किस पे जाएगा, पैरा पे। तो इस पे जो इलेक्ट्रोफाइल लगेगा वो A पोजीशन पे लगेगा, ना कि B पे।
आगे बात समझ में, ये तो बता रखा है कि इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करके जो कार्बन कैटायन बन रहा है वो किस में स्टेबल बन रहा होगा, तो वो ऑर्थो के केस में स्टेबल रहा होगा, बताने की जरूरत ही नहीं उसको, मैंने आपको ढंग बता दिया, आपको तरीका। तो इसके लोन पेयर अंदर जा रहे हैं तो ये क्या है प्लस एम, और उसके लोन पेयर अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो ये क्या होगा माइनस एम। आगे बात समझ में, तो ये अपने लोन पर बाहर देगा तो माइनस एम, मतलब उल्टे इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इधर को हो जाएगा तो विड्रॉइंग ग्रुप कहलाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कहाँ हो जाएगा अंदर, लोन पेयर कहाँ जा रहे हैं अंदर, तो लोन पेयर का डाइपोल कहाँ होगा अप, इसके लोन पेयर का डाइपोल कहाँ हो जाएगा अप। समझ में आ गई बात, तो ये क्या होगा ऑर्थो, तो पायरोल क्या हो जाएगा ऑर्थो डायरेक्टिंग, और अगर पेरिडीन की बात करें तो वो क्या हो जाएगी वो मेटा डायरेक्टिंग। क्लियर। नेक्स्ट, अब जैसे एग्जाम्पल है ये फ्यूरान है, एन की जगह क्या आ गया ओ, तो ये पूछेंगे कि ओवरऑल इसका क्या है, ये प्लस एम है कि माइनस एम, मतलब इलेक्ट्रोफाइल इस पे एन पाएगा कि बी पाएगा। तो इसमें एन पे क्या है लोन, ओ पे क्या होते हैं लोन पेयर, कितने लोन पेयर हैं 2 लोन पेयर हैं। अब 2 में से एक ही तो लोन पेयर देता है, दोनों लोन पेयर थोड़ी ना देता है। चलिए अब ये जो एक लोन पेयर है देखिए 2 डबल बॉन्ड होंगे इसमें, तो डबल सिंगल डबल और लोन पेयर, इस ओ का एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगा, और एक एटम का एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाता है, 2 तो जाते नहीं। तो इस ओ का लोन पेयर किस में जा रहा है अंदर कॉन्जुगेशन में जा रहा है, मतलब रिंग के अंदर जा रहा है, और रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन में भी जा रहा है, और एरोमेटिसिटी भी गेन करा रहा है इसे। तो ये क्या दिखाएगा प्लस एम, और प्लस एम दिखाएगा तो क्या हो जाएगा ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सेम कहानी यहाँ एस में भी क्या होगा 2 लोन पेयर हैं, तो इसका एक लोन पेयर की जरूरत पड़ेगी एरोमेटिसिटी कराने के लिए, क्योंकि फिलहाल इसके पास कितने डबल बॉन्ड हैं केवल 2 का मतलब 2 पेयर हैं, और हमें चाहिए इवन पेयर नहीं ऑड पेयर चाहिए, क्योंकि इवन पेयर पर तो एंटी एरोमेटिक है ये। तो ये इसका एक लोन पेयर मिलते ही ये एंटी एरोमेटिक से क्या हो जाएगा एरोमेटिक। आगे बात समझ में, नॉन एरोमेटिक से क्या हो जाएगा एरोमेटिक। तो ये क्या होगा इसका लोन पेयर अंदर जा रहा है, मतलब ये प्लस एम दिखा रहा है, और प्लस एम दिखा रहा है तो कहाँ जाएगा ऑर्थो पे। एक बड़ी चालाकी दिखाई एग्जामिनर है, शायद एम्स में पूछा था क्वेश्चन, वो इस टाइप की पायरोल दे रखा था, ओ की जगह एन दे रखा था, पूछ रहा था इनका नाम दे रखा था ए बी, इनमें से ए बी सी कि इनमें से कौन सा एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है ये पूछा था। तो मोर मतलब किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ये पूछा था, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस पर ज्यादा होगी, किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उस पे तो इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ रहा है बाबूजी, और इलेक्ट्रोफाइल इस केस में किस पे जुड़ रहा है ऑर्थो पे, तो किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ए की। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन का रूप बदल दिया था, क्वेश्चन तो वही था, उनने पूछ लिया, उनने यूं ना पूछा कि इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जुड़ेगा, उनने ये पूछ लिया बताइए किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वहीं तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ते हैं, वहीं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस केस में क्या कहां पे इलेक्ट्रॉन कहां पे सब्स्टिट्यूशन होता है, ये प्लस एम मतलब ऑर्थो, प्लस एम का मतलब क्या होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होगी, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई इसीलिए तो हो रही थी ऑर्थो पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी ऑर्थो पोजीशन पे, तभी तो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके लग रहा था। आगे बात समझ में कि नहीं। अगर ऐसी पायरिडीन में पूछ ले तो पायरिडीन क्या दिखाता है, डबल बॉन्डेड जो एन है उसका लोन पर रेजोनेंस में नहीं गया, अंदर नहीं गया बेंजीन में, तो वो माइनस एन दिखाएगा। तो उस केस में जो सब्स्टिट्यूशन होगा इलेक्ट्रोफिलिक वो कहाँ होगा मेटा पे। या क्वेश्चन कह दे बताइए उस पोजीशन में उस केस में किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो मेटा पोजीशन पे। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, तो देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, हर साल कहीं ना कहीं एग्जाम में आता जरूर है ये क्वेश्चन। तो देखिए राइट द मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है इस पे। तो देखिए ये क्या हो गया पायरोल हो गया, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसमें तो ये क्या हो गया, ये पायरिडीन हो गई। तो इसमें एन, इस एन का जो लोन पेयर है, इसका एन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन में अंदर कॉन्जुगेशन में तो जाता नहीं, क्योंकि इसके 3 डबल बॉन्ड होते हैं, डबल सिंगल वो अपने आप में कॉन्जुगेशन है। तो ये क्या दिखाएगा माइनस एम, और माइनस एम होगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा मेटा पोजिशन पे। नेक्स्ट देखिए अब के ये क्या हो गया, अब के ये पायरोल हो गया। पायरोल में एन का जो लोन पेयर है अंदर कॉन्जुगेशन में जाता है, और अंदर कॉन्जुगेशन में जाएगा तो ये प्लस एम, और प्लस एम होगा तो कहाँ जाएगी ऑर्थो पे। तो आने वाली इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लग जाएगी इसके ऑर्थो पे। क्लियर होगी बात। यहाँ देखिए ये ग्रुप है 2 बेंजीन रिंग है, पहले तो चेक कर लो ये एक्टिवेटिंग है कि ये एक्टिवेटिंग है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कि इस पे। तो इस बेंजीन का पहला ग्रुप पहला एटम क्या हो गया डबल बॉन्डेड, और डबल बॉन्डेड हो गया तो माइनस एम, और माइनस एम है तो रिंग हो गई डीएक्टिवेट। इस रिंग का पहला एटम क्या हो गया सिंगल बॉन्डेड, और सिंगल बॉन्डेड मतलब लोन पेयर, और ये लोन पेयर से देखा तो ये क्या दिखाएगा प्लस एम, और ये प्लस एम है तो ये क्या हो जाएगी रिंग एक्टिवेट। तो ये तो प्लस एम है जिसे रिंग को एक्टिवेट कर देगा, ये माइनस एम है जिसे डीएक्टिवेट कर देगा। तो ये एक्टिवेट रिंग हो गई, तो इलेक्ट्रोफिलिक इस पर लगेगी जो एक्टिवेटिंग रिंग है, और एक्टिवेटिंग की भी कहां लगेगी ऑर्थो या पैरा पे। मगर ये बाइफिनाइल है, जब 2 फिनाइल एक साथ होती हैं तो यहाँ पे ये बड़े बड़े ग्रुप होते हैं फिनाइल, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे भीड़ होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे आके लगेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा सा उसे अगेंस्ट करती है, तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट का होगा पैरा, क्योंकि पैरा पे कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती। नेक्स्ट सेम कहानी,
इसमें क्या देखिए, इस बेंजीन का पहला एटम क्या हो गया, अगर पहले ग्रुप का पहला एटम देखें इधर तो क्या हो गया एन, एन पे क्या है लोन पेयर तो प्लस एम। इसका देखें ग्रुप का पहला एटम डबल बॉन्डेड है तो माइनस एम, और माइनस एम है तो डीएक्टिवेट, तो ये रिंग एक्टिवेट हो गई आपके, तो इलेक्ट्रोफाइल आपके इसके पैरा पे लग जाएगा। यहाँ देखिए अगर हम बात करें इसमें देखिए इस बेंजीन रिंग का पहले ग्रुप का पहला आइटम क्या है, लोन पेयर रखता है, लोन पेयर रखता है तो प्लस एम। इसका भी पहला आइटम एन है और वो भी सिंगल बॉन्डेड है, लोन पेयर, तो ये भी प्लस एम, ये भी प्लस एम, ये भी प्लस एम, तो ये भी एक्टिवेट, ये भी एक्टिवेट। अब मोर एक्टिवेट कौन होगी, तो एन जल्दी लोन पेयर देगा कि ओ, तो एन जल्दी लोन पेयर देगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है कम, तो एन का प्लस एम ज्यादा होता है ओ से, तो ये मोर प्लस एम है तो ये मोर एक्टिवेट, और मोर एक्टिवेट तो इलेक्ट्रोफाइल इसी के पैरा पर लग जाएगा। आगे बात समझ में, तो इस लेफ्ट साइड राइट साइड वाले के पैरा पे। यहाँ देखिए इसमें ओ है, इसमें एस है, ये भी अपना लोन पे डोनेट करेगा, ये भी अपना लोन पे डोनेट करेगा, तो ये भी प्लस एम, ये भी प्लस एम, मतलब ये रिंग भी एक्टिवेट, ये रिंग भी। अब जल्दी कौन डोनेट करेगा, ये ग्रुप के हैं, और ग्रुप के हैं तो क्या देखा जाएगा, ग्रुप के हैं तो देखा जाएगा साइज, और साइज जिसका कम होगा उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वो जल्दी लोन पे डोनेट करेगा, तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा सल्फर से क्योंकि इसका साइज छोटा है। ठीक, वहां इलेक्ट्रोनेगेटिव देखी थी क्योंकि पीरियड के थे, तो यहाँ इसका साइज छोटा है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ये जल्दी लोन पे डोनेट करेगा, तो इसका प्लस एम ज्यादा होगा, तो ये मोर एक्टिवेट होगी, तो इसी के पैरा पे लग जाएगा ई। यहाँ देखिए इस बेंजीन का ये ग्रुप हो गया, अभी ये सिंगल बॉन्डेड है, लोन पेयर है, तो ये प्लस एम, ये अपने लोन पे इसको डोनेट करेगा, ये क्या दिखाएगा माइनस एम, ये NO2 क्या दिखाता है माइनस एम, तो ये डीएक्टिवेट है, ये एक्टिवेट है, तो इस ये एक्टिवेट कर देगा, तो ये रिंग एक्टिवेट होगी। अब इस ग्रुप के जो एक्टिवेटिंग रिंग है इसकी ऑर्थो और इसकी पैरा, देखिए ये ऑर्थो है, ये मेटार, पैरा तो घिरी हुई है इस ग्रुप से, तो बस क्या लगेगा इसके ऑर्थो पे लग जाएगा क्योंकि यहाँ पैरा तो ऑलरेडी घिरी हुई है, मेटा पे लगेगा, तो ये प्लस, ये एक्टिवेटिंग रिंग हुआ, ये प्लस एम हुआ, ये माइनस एम, इसकी वजह से लगेगा, और ये रिंग एक्टिवेट होगी जिस पे लग रहा है, और इसके ऑर्थो या पैरा पे जाएगा, पैरा इसकी घिरी हुई तो बस ऑर्थो पे आ जाएगा, इस ऑर्थो पे लगा दो या उस ऑर्थो पे, वो एक ही बात है। नेक्स्ट देखिए ये कह रहा है इफ मोर देन वन एक्टिवेटिंग ग्रुप आर प्रेजेंट देन अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल विल बी अकॉर्डिंग टू द मोस्ट एक्टिवेटिंग रिंग। ये कह रहा है एक बेंजीन रिंग पे एक से ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप लग रहे हैं, तो उस फिर जो अटैकिंग होगी वो उस ग्रुप की वजह से होगी जो मोर एक्टिवेट होगा। ठीक, दूसरा इफ एक्टिवेटिंग एज वेल एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आर प्रेजेंट देन अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विल बी अकॉर्डिंग टू द एक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग तो आपको पता ही है, वो तो फिर किसकी वजह से होगी, जो अटैकिंग होगी वो एक्टिवेटिंग की वजह से। ये देखिए अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें देखिए ये दो बेंजीनिंग है, इसका ग्रुप देखें तो ये तो CH3 है, CH3 तो प्लस H दिखाता है, तो ये देखें तो ये O है और ये सिंगल बॉन्डेड O है, तो क्या दिखाएगा प्लस M, ये प्लस H और ये प्लस M, तो प्लस M की बात करो प्लस H से ज्यादा प्लस M होता है। इस ग्रुप की बात देखें तो इसका जो पहला एटम है वो डबल बॉन्डेड है मोर इलेक्ट्रोएटम के साथ, तो ये माइनस एम, तो माइनस एम को भी छोड़िए, और इस पे दो, ये प्लस H है और ये प्लस I, ये प्लस H और ये प्लस M, तो प्लस H से भी स्ट्रॉन्ग कौन होगा प्लस M, तो इसकी वजह से होगा बस। अब ये किस पे लग रहा है, इस वाली रिंग पे, तो ये एक्टिवेटिंग हो गई, ये डीएक्टिवेटिंग हो गई। एक्टिवेटिंग के भी इस ग्रुप की ऑर्थो तो ये है और एक ऑर्थो ये और पैरा ये, तो इस ग्रुप की ऑर्थो तो घिरी हुई है दोनों, तो बस पैरा बची, पैरा पे लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ देखिए ये N है, तो इसके लिए भी प्लस M दिखाएगा, इसके लिए भी प्लस M दिखाएगा, और इस पे साथ में क्या लग रहा है, इस रिंग पे ये माइनस M भी लग रहा है, तो इस रिंग पे ये माइनस M लग रहा है, तो ये डीएक्टिवेटिंग भी है और ये प्लस M भी। अगर ये देखें तो इस रिंग पे ये क्या है माइनस M, तो ये इस रिंग के लिए माइनस M है, तो ये माइनस M इसको डीएक्टिवेट करेगा, ये माइनस M इसको डीएक्टिवेट कर देगा। इस पे ये प्लस M इस पे भी है और इस पे भी है, ये इसका जो प्लस M है वो इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, मगर इस पे प्लस M के साथ में एक माइनस M भी लग रहा है, तो ये भी ओवरऑल डीएक्टिवेट हो जाएगी, ये भी ओवरऑल डीएक्टिवेट, तो सबसे ज्यादा एक्टिवेट कौन रह जाएगी, ये वाली बेंजीन नहीं रह जाएगी क्योंकि इस पर सिर्फ प्लस M है। ठीक, तो ये मोर एक्टिवेट हो गई, मोर एक्टिवेट हो गई, तो बस इसके ऑर्थो या पैरा पे, अब ऑर्थो भी खाली है पैरा भी खाली, तो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा पैरा वाला, क्योंकि ऑर्थो पे एंट्रेंस होगी। नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करें इस रिंग के लिए देखें तो ये N ये इधर भी प्लस M दिखाएगा, इसके लिए भी प्लस M दिखाएगा, और ये क्या है CO इस रिंग के लिए क्या दिखाएगा माइनस M, क्योंकि इसका पहला, इस रिंग का पहला एटम डबल बॉन्डेड है, तो ये माइनस M, तो ये तो डीएक्टिवेट हो गई, ये इसको भी एक्टिवेट कर रहा है, इसको भी एक्टिवेट कर रहा है, मगर इस पे जो इस रिंग पे साथ में एक और प्लस M लग रहा है, ये वाला प्लस M देखिए N सिंगल बॉन्डेड N अपना लोन पर इसको डोनेट करेगा, तो ये प्लस M और लग रहा है इस पे, तो ये रिंग दो प्लस M की वजह से एक्टिवेट है। अब ये ज्यादा एक्टिवेटिंग है कि ये, तो यहां भी डोनर एटम N है और यहां भी डोनर एटम N है, मगर इस N का जो लोन पर है वो दो के साथ बट रहा है, तो ये वाला इफेक्ट ज्यादा हो गया, इस ग्रुप का इफेक्ट केवल अकेले इस रिंग पे है, जबकि उस N का इफेक्ट इस रिंग पे भी और इस रिंग पे भी, तो मोर एक्टिवेट कौन हो गया ये, तो इसी के ऑर्थो पैरा की वजह से लगेगा, तो इसके ऑर्थो ये होगा और इसका
पैरा ये होगा तो पैरा तो गिर रहा, ऑर्थो बचा हुआ है। उसका ऑर्थो ये होगा तो उसके ऑर्थो की वजह से नहीं लगेगा, इसके ऑर्थो की वजह से लगेगा। तो इसका ऑर्थो या तो इधर या इधर, पैरा तो लग नहीं सकता क्योंकि पैरा तो घिरी हुई है, तो ऑर्थो पे लग जाएगा किसके, NH2 के, क्योंकि इसका प्लस एम केवल इस बेंजीन पे है जबकि उसका प्लस एम 2 बेंजीन में बट के कम हो गया। चलिए तो समझ में आ गई बात। इस बेंजीन पे किसका प्लस एम ज्यादा है, उसका कि इसका, इस वाले एन का ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा है वही भी इफेक्टिव ग्रुप हो गया, इसी की वजह से इसी की ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा। यहां देखिए ये CH3 क्या दिखाएगा प्लस H, और ये CD3 ये भी क्या दिखाएगा प्लस H, प्लस I से पहले क्या दिखेंगे प्लस H। अब प्लस H इसका ज्यादा होगा या इसका, तो H का प्लस H ज्यादा होता है D से, तो इसका प्लस H मोर हो गया, तो ये मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। ये उतना, ये भी एक्टिवेटिंग है, ये भी एक्टिवेटिंग है, मगर मोर एक्टिवेटिंग ये है, तो इसके ऑर्थो पैरा पे लगेगी, तो इसका ये ऑर्थो है और ये क्या होगा पैरा, पैरा तो घिरा हुआ तो ऑर्थो पे लग जाएगी, इधर लेफ्ट लगा दो या राइट लगा दो। तो ये जो NO2 प्लस है वो इसके CH3 के ऑर्थो या पैरा पे लगेगा, ना कि CD3 के। CD3 का ऑर्थो ये होता। चलिए तो CH3 का प्लस H ज्यादा था किससे, CD3 से, तो ये मोर एक्टिवेट हो गया था, तो इसी की वजह से जो ऑर्थो पैरा है उस पर लगेगा। यहाँ देखिए ये CH3 लग रहा है जबकि वो टर्सरी ब्यूटाइल है। टर्सरी ब्यूटाइल का जो अल्फा कार्बन है उस पर H नहीं होगा, तो वो तो दिखाएगा प्लस I क्योंकि उस पर प्लस अल्फा H है ही नहीं, और जबकि इस पे क्या होंगे 3 अल्फा H होंगे, तो ये प्लस H दिखा रहा है वो प्लस I दिखा रहे हैं, और प्लस H ज्यादा होता है प्लस I से, तो ये ग्रुप इफेक्टिव हुआ, ये मोर इफेक्टिव हो गया। तो मोर इफेक्टिव हो गया तो इसी की ऑर्थो या पैरा लगेगी, तो पैरा तो घरी हुई है तो इसकी ऑर्थो लग जाएगी, लेफ्ट लगा दो या राइट लगा दो। तो ये जो NO2 प्लस है इसके ऑर्थो पे लग जाएगा किसके, इस CH3 वाले के। यहाँ देखिए इस पे एक ये CH3 क्या दिखाएगा प्लस H और ये NO2 क्या दिखाएगा माइनस M, तो ये तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये एक्टिवेटिंग, तो अब इस पे जो ओवरऑल रिंग तो ये डीएक्टिवेट हो गई, मगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो किसकी वजह से आएगा, इस एक्टिवेटिंग रिंग की वजह से आएगा, किस प्लस H की वजह से। तो ये प्लस H क्या होगा, तो अगर इसका क्या होगा, इसका ऑर्थो, तो इसका ऑर्थो या पैरा, पैरा तो इसका घिरा हुआ है तो ये ऑर्थो है, तो ये आ गया, तो क्या आ जाएगा ऑर्थो पे। अच्छा अब इसकी वजह से अगर इसका देखूं तो इसका ऑर्थो ये है और इसका NO2 का ये क्या है मेटा, तो ये भी मेटा पे भेजता, तो ये ग्रुप भी यहीं भेजना चाह रहा और ये वाला ग्रुप भी यहीं भेजना चाह रहा, फिर तो बहुत बढ़िया बात हो गई। आगे बात समझ में कि नहीं, सेम कहानी, ये क्या है प्लस, ये क्या है, अगर हम बात ओवरऑल इस रिंग को क्या बोलेंगे, ओवरऑल इस रिंग को हम बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि ये प्लस H है और ये माइनस M, और ओवरऑल इफेक्ट भी किसका ज्यादा होगा भैया, इसका ही ज्यादा इफेक्ट होगा, तो इसकी वजह से आएगा कि उसकी वजह से, बताओ जरा, ये बड़ा कंफ्यूजन वाली बात हो गई। तो चलिए खैर फिलहाल यहाँ इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं है, इसमें तो सीधा ये इसका ऑर्थो और उसका मेटा एक मैच कर गया। यहाँ देखिए ये प्लस H और ये माइनस H, ये प्लस H और ये माइनस H, तो प्लस वाला ये क्या, ये एक्टिवेट करेगा डीएक्टिवेट, तो एक्टिवेटिंग की वजह से भेजिए। तो इसमें क्या ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना जो मोर इफेक्टिव हो, मोर इफेक्टिव कौन होगा, ये प्लस H ज्यादा होता है कि प्लस माइनस M, तो माइनस M, तो मोर इफेक्टिव ये होगा, तो इसकी वजह से मेटा, वो अलग बात है कि वो उसकी भी पैरा हो गई थी, तो ध्यान रखना इस पे जो अटैकिंग होगी वो माइनस M की वजह से होगी, ना कि प्लस H की वजह से। चलिए खैर ये प्लस H और ये माइनस H, इसका ऑर्थो और इसका मेटा एक ही है, तो यहाँ तो जान बच गई, मगर अगर हमें इनमें दोनों में से चॉइस करना होता तो किसको पकड़ते, ये भी H है ये भी H है, तो प्लस को पकड़ते, ठीक है प्लस H, क्योंकि प्लस H एक्टिवेट करने वाला है जबकि माइनस H डीएक्टिवेट करने वाला है। तो बात समझिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ इन दोनों क्वेश्चनों में तो जान बच रही है, क्योंकि जो इसका ऑर्थो है वही इसी का मेटा है, ये मेटा पे कह रहा है वो ऑर्थो पे कह रहा है, दोनों की ऑर्थो मेटा कॉमन है, तो जान बच रही थी। अगर दोनों की ऑर्थो मेटा अलग अलग होती तो एक बात जरा सोच के देखिए, अगर दो अलग से बेंजीन में ले लूँ, एक पे CH3 लगाऊं और एक पे NO2 लगाऊं, तो NO2 वाली रिंग क्या हो जाएगी डीएक्टिवेट, और CH3 वाली क्या हो जाएगी एक्टिवेट, क्योंकि वो माइनस M दिखाएगा और वो प्लस H, तो जो रिंग एक्टिवेट होगी आप उस पर सब्स्टिट्यूशन करोगे डीएक्टिवेट वाली पे, तो एक्टिवेट वाली पे करोगे ना। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर दो एक्टिवेटिंग ग्रुप लग रहे हैं तो किसकी वजह से अट्रैक्टिंग होगी, जो मोर एक्टिवेटिंग है। अगर एक एक्टिवेटिंग है और एक डीएक्टिवेटिंग एक ही रिंग पे लग रहा है, अगर एक एक्टिवेटिंग और एक डीएक्टिवेटिंग रिंग अलग अलग रिंग पे लग रहे हैं, तो वो तो जिस सब्स्टिट्यूशन किस पर होगा, जो रिंग एक्टिवेट होगी, एक्टिवेट कौन सी होगी, जिस पे प्लस M लग रहा है, जिस पे एक्टिवेटिंग ग्रुप लग रहा है। अगर एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप दोनों एक ही रिंग पे लग रहे हैं, तो फिर सब्स्टिट्यूशन किसकी वजह से होगी, एक्टिंग वजह की वजह से। एक्टिंग वाला ही तो रिएक्शन रेट, एक्टिंग वाला रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, डीएक्टिवेटिंग वाला तो रिएक्शन के रेट को घटा देता है, इसकी ये तो रिएक्शन को रोकता है, तो ये रिएक्शन को प्रमोट करता है।
तो ध्यान रखना, अगर एक ही रिंग पे प्लस एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग दो ग्रुप लग जाएं तो जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो एक्टिंग वेटिंग की वजह से होगी। भले ही ऐसे क्यों ना हो कि डीएक्टिवेटिंग -m वाला हो और एक्टिवेटिंग +i वाला हो, तो जो एक्टिवेटिंग है चाहे वो कमजोर हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, अगर कब जब +m और -m है, मतलब एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग अगर दोनों ग्रुप एक ही रिंग पे लग रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन सिर्फ एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से होगी, और एक्टिवेटिंग ग्रुप जिस पोजीशन पे कहेगा वहीं जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। चलिए, यही तो पॉइंट मैंने आपको बताया था अभी, और यही तो पॉइंट बताया था। देखिए, इफ एक्टिवेटिंग एज वेल एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आर प्रेजेंट देन अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विल बी अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटिंग ग्रुप ओनली। तो जो अटैकिंग होगी वो सिर्फ किसकी वजह से होगी? एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से, और जो एक्टिवेटिंग ग्रुप जहां भेजेगा वहीं जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ये नेप्थलीन है। नेप्थलीन क्या है? ये दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी होती हैं तो इसे बोलते हैं नेप्थलीन। अब क्या ध्यान रखिए, इस पे तो सब्स्टिट्यूशन होता नहीं, तो ब्रिज हेड कार्बन होते हैं। अब जैसा कार्बन ये था वैसा ये था, वैसा ये था वैसा ये था, और जैसा कार्बन ये है वैसा ये है वैसा ये है। तो इसमें दो टाइप के कार्बन, तीन टाइप के कार्बन होते हैं, और हाइड्रोजन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन होता नहीं, तो इसमें दो टाइप के हाइड्रोजन होते हैं। ये सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लेक्चर मैंने छोटे छोटे लिए हैं उसमें मैंने सब बताया आपको। तो इसमें दो पोजीशन होती है, एक ये, एक इस ब्रिज हेड से जस्ट फर्स्ट पोजीशन, और ये सेकंड पोजीशन, ये अल्फा और बीटा बोलते हैं। तो H कहाँ लगेगा? तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अगर अटैक करे तो यहाँ लगेगा कि यहाँ? तो ध्यान रखना, दोनों के चांसेस 50-50 होते हैं, तो यहाँ भी लग सकता है और यहाँ भी, तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, ये भी और ये भी। बस ये थोड़ा सा क्या है, अल्फा वाला थोड़ा क्या होता है, मेजर होता है जनरली, ये थोड़ा सा क्या होता है, मेजर होता है किससे? बीटा वाले से। तो ध्यान रखना, दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, और फाइनली अगर एक आंसर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? मेजर किसको बताएंगे? अल्फा वाले को। ये आप अटैकिंग करके इनके अलग अलग करके देखेंगे तो इनके कार्बोकैटायन, जो कार्बन कैटायन जनरेट होते हैं उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, उसमें लगभग उससे पता चलता है कि कहाँ। तो दोनों पे बन सकते हैं, दोनों पे ही जो कार्बन कैटायन है वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। बस स्टेरिक हिंड्रेंस का चेक करा के क्या हो जाता है, ये अल्फा वाला थोड़ा मेजर हो जाता है। तो ध्यान रखना, दोनों पे लगभग सिमेट्री आती है, दोनों पे लगभग चांसेस बराबर होते हैं। बस तो अगर कंपेयर करने पे आई जाए तो जनरली क्या होगा, अल्फा वाला मेजर हो जाता है। अल्फा कहाँ से काउंट होगा? ब्रिज हेड कार्बन से जस्ट अगली पोजीशन अल्फा, उससे अगली बीटा, उसके बाद फिर ये बीटा, फिर ये अल्फा। ठीक है, चलिए। तो इसमें ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई, मैंने आपको इसका बेसिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बेसिक बता दिया। अब आपको क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, या कह सकते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में वही टॉपिक लेंगे, एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आएंगी नेम रिएक्शन कौन सी, हैलोजिनेशन या फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, और एक क्या हो जाएगी इसमें, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। ठीक है, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल हैं। थैंक्स।